नमस्कार दोस्तों, पीसीएस अभ्यास के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। और मास्टर क्लास में आज से हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वह है मेडुअल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री। इसके पहले टोटल 4 क्लासेस लगी। इन डिटेल उन चारों क्लासेस में हमने समाप्त कर लिया। ठीक है, ध्यान देना मेरे भाई, जो चीज मैं जहां पे होमवर्क दे रहा हूं, अगर उस होमवर्क को सीरियस नहीं लोगे तो उसमें नुकसान मेरे भाई आपका है, और आपका नुकसान है मतलब मेरा नुकसान है। होमवर्क भी करते रहना। मैं 1.5 घंटे की क्लासेस ले रहा हूं, इतनी बेहतरीन सॉलिड कंटेंट लेके आने के बाद इन्हीं चीजों को मैं लिख लिख के पढ़ाता, तो विश्वास रखो कि ये चीजें 4 से 3 घंटे की क्लासेस आपकी बन जाती हैं। तो मैं आपकी शॉर्ट में क्लासेस को खत्म कर रहा हूं, पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दे रहा हूं। मेरी पूरी कल की पीडीएफ थोड़ी देर से प्रोवाइड हुई थी, बट आज की पीडीएफ में पूरी कोशिश है आपकी ग्रुप में पहुंच भी गई होगी पीडीएफ। तो ध्यान देना इस बात को कि पीडीएफ चूंकि मैं सेंड कर रहा हूं, बढ़िया होगा कि आप प्रिंट आउट निकाल के बैठ जाओ ताकि कुछ लिखना ना पड़े। कुछ एक्स्ट्रा जो नीचे निकल रही है आप केवल उन्हीं को नोट करो, आपका काम बन जाएगा। आगे बात समझ में ध्यान देना। मास्टर क्लास का सबसे बढ़िया उपयोग का एक तरीका है, जिन 70 क्लासेस में हमने आपसे वादा किया है कि हम आपकी पूरी की पूरी आर्य की सिलेबस को आपके जबान पे रख देंगे। इस बात पर भरोसा रखो, एक भी सब्जेक्ट अछूता नहीं जाएगा। जितना कहा हूं उतना करो, आपका रिजल्ट जरूर होगा। बस इसके अलावा प्रैक्टिस बंद नहीं करनी है। कम से कम दिमाग में रखो, अभी तो हम लोग 10 से 12 टेस्ट आपको प्रोवाइड करा दे रहे हैं अपने टेस्ट शेड्यूल में। आप उस टेस्ट को भी पैरेलली मैं तो कहूंगा ज्वाइन करके देते रहो। टेस्ट देने का फायदा ये रहता है कि क्लास और आपकी तैयारी के बीच में जो गैप होते हैं रिजल्ट लेने के लिए, उस गैप को भरने का काम आपकी प्रैक्टिस करती है, आपकी टेस्ट सीरीज करेगी। मैंने आप सबसे कहा है 1.5 घंटे की मैं क्लास रहा हूं, 6 से 6.5 घंटे और आप पढ़ दो। इस क्लास के बाद लगभग 7 घंटे की पढ़ाई कर दो, क्योंकि मैं जितना काम करा रहा हूं, मैं बताऊं हिस्ट्री की क्लास, आप केवल उतना टॉपिक जाके अगर आपने हिम्मत है पूर्वावलोकन पढ़ने की तो 2 से 2.5 घंटे मिनिमम आपके 2.5 से 3 घंटे खत्म होंगे। मैंने एंशिएंट खत्म कर दिया और विश्वास मानो 3 क्लास में ही आपकी मेडुअल खत्म करूंगा। 3 क्लास में आपका मेडुअल खत्म कर दूंगा। आज पूरी की पूरी मेडुअल हिस्ट्री में आपके दिल्ली सल्तनत की इंट्रो समाप्त कर दूंगा। और ये क्लास देख के आप यार कि ठीक है मेडुअल हिस्ट्री बहुत इजी थी, हमको उसको अरेंज करना होता है। मेडुअल हिस्ट्री में चीजें याद ज्यादा करनी होती हैं और हमको चीजों को अरेंज करना होता है। जैसे ही हम अरेंजमेंट तैयार कर लिए हमारा काम बन जाता है। मेडुअल हिस्ट्री से लगभग 4 क्वेश्चन बन के आपके परीक्षा में आते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन का मिनिमम एक क्वेश्चन का संबंध आपके किससे होता है? लिटरेचर से होता है। एक क्वेश्चन का संबंध आपके किससे होगा? तो वो एडमिनिस्ट्रेशन से होता है। ठीक है, और ध्यान देना एक क्वेश्चन आपकी क्या होता है? वो शासकों के अरेंजमेंट पे होता है, शासकों के क्रम के ऊपर या संस्थापक के ऊपर या कैपिटल के ऊपर, बेसिकली ऐसा आ जाता है। ठीक है, और जो बचा एक क्वेश्चन ध्यान देना, तो इसमें चूंकि हमको पता है कि विजयनगर साम्राज्य भी यहां पे मौजूद है, तो चांसेस रहता है कि विजयनगर साम्राज्य के ऊपर जाके क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, तो इसी के लिए यहां से इन 4 क्वेश्चंस की बनने की संभावना रहती है। जितना बोला हूं इतने क्वेश्चन बनेंगे, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बन के आएंगे। इसी में हो सकता है कि लिटरेचर 2 पूछ दे, एडमिनिस्ट्रेशन ना पूछे, हो सकता है एडमिनिस्ट्रेशन 2 पूछ दे, लिटरेचर ना पूछे, एंशिएंट का लिटरेचर पूछ दे। लेकिन यूपी आरओ की जो कैंसिल पेपर थे उसमें 5 लिटरेचर के क्वेश्चन आए थे। मैं आपको उन फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट पे हर जगह आपकी एक पकड़ बैठवा रहा हूं। आप दिमाग में रखना, इसके बाहर चीजें नहीं जाएंगी। आप इस बात पे विश्वास कर दो, अपनी तैयारी को कंटिन्यू करो, जम के तैयारी करो। पूर्वावलोकन के एक एक क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। अभी एक चीज बताऊं, मार्केट का क्या माहौल है मेरे भाई, भूल जाओ, छोड़ दो। आप दिमाग में रखो कि जिस पैटर्न पे मैंने आपको चीज समझाते चल रहा हूं, आप उस पैटर्न पे चीजों को तैयार करता चलो। ओके, तो ये हो गया हमारी मास्टर क्लास की। आज हमको बताएं मेडुअल हिस्ट्री की हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है। ठीक है, जो दोस्त अभी इस बैच से नहीं जुड़े हैं, ये वन ऑफ द बेस्ट बैच बनेगा आपकी तैयारी में। केवल 299 में ये बैच स्टार्ट हुआ है। स्क्रीन पे आपका नंबर घूम रहा है, उस पर संपर्क करना। एक्चुअली मैसेज थोड़ा देर से रिप्लाई होगा, तो रीजन ये कि मैसेज की संख्या थोड़ी ज्यादा हो जाती है और टीम थोड़ा चूंकि क्या होता है ना, स्टार्टअप की वजह से बहुत सारे काम देखती है, तो सिंपल से थोड़ा रिप्लाई में देर हो जाता है, बट आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, आप इस बात के लिए निश्चिंत रहना, रिप्लाई हो जाती है। कुछ लोगों का शिकायत था तो उस शिकायत भी दूर कर दिया। देखो मेडुअल हिस्ट्री जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम क्या करेंगे, हमको अरब आक्रमण और तुर्क आक्रमण पढ़ना होता है। ठीक है, अब बोलोगे सर आपने तो अरब आक्रमण लिखा ही नहीं, सीधा तुर्क आक्रमण से स्टार्ट कर रहे हो, मतलब छल कर रहे हो हमारे साथ। नहीं मेरे भाई, एक ही क्वेश्चन अरब आक्रमण से बन के आता है कि पहला सफल अरब आक्रमण कब हुआ, पहला सफल अरब आक्रमण कब हुआ, ये होमवर्क में पूछ दे रहा हूं। इसके अलावा दूसरा बन के नहीं आता है। आगे बात, अब देखो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, तुर्क आक्रमण, क्योंकि देश समय के साथ तुर्कों के कंट्रोल में चला जाता है, यानी तुर्कों की पकड़ भारत में क्या होती है, बढ़ जाती है। अब देखो तुर्क राज्यों में क्या है, एक गजनी करके एक सल्तनत स्टेब्लिश होती है। ठीक है, उस सल्तनत की नींव रखता है कौन, अल्पतगीन। और इसी अल्पतगीन के बाद से उसका अगला शासक बनता है जो कि वास्तविक शासक माना जाता है, जिसका नाम है सुबुक्तगीन।
और इसी सुबुक्तगीन का लड़का रहता है या अगला शासक बनता है, उसका नाम है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी। तो ध्यान रखना, पहले कौन बनता है, तो अल्पतगीन क्या करता है, गजनी वंश की नींव रखेगा। फिर कौन बनेगा, सुबुक्तगीन। फिर उसी में गजनी वंश का अगला शासक कौन बनेगा, तो महमूद गजनवी बनता है। आगे बात समझिए। देखो, तुर्कों में एक खूबी क्या होती कि ये स्लेव्स के बड़ा प्यारे होते थे, मतलब इनको दास चाहिए होता था। दासों को ये अपने पुत्रों से ज्यादा तवज्जो देते थे। इसी के लिए देखोगे जो भारत में पहली तुर्क डायनेस्टी एस्टेब्लिश होती है, जिसको हम लोग दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं, और उसकी पहली डायनेस्टी का नाम क्या था, स्लेव डायनेस्टी, यानी गुलाम वंश कहते हैं। क्यों गुलाम वंश कहते हैं, कैसी थी गुलाम वंश, बस आगे पढ़ेंगे, धैर्य के साथ बने रहो, ठीक है। तो पहले आज की इंट्रो आपको दिखा दूं कि सर क्लास में हम लोग क्या क्या खत्म करने वाले हैं। तो महमूद गजनवी देखो कितनी बेहतरीन फॉर्मेटिंग के साथ आए हैं, एक एक चीज क्रम वाइज आपको तैयार करा देंगे। इसके बाद से गौर वंश, ठीक है, जो संसबनी वंश है, ठीक है, संसबनी वंश की न्यू कैसे पड़ी और कहां पे जाके इंड होती है। बलबन के समय क्वेश्चन बन क्या सकता है, ध्यान रखना, संसबनी वंश, अब तो मेरे मुंह से निकल गया है, का इंड कब होता है, दिल्ली सल्तनत की शुरुआती जो डायनेस्टी है ना, वो संसबनी वंश के नाम से भी जानती है, ठीक है, क्योंकि इसके गुलाम फिर उसके गुलाम फिर उसके गुलाम बनते हैं, मतलब ठीक है। और बलबन से एक अलग पीढ़ी चलनी स्टार्ट हो जाती है। खैर छोड़ो, वो हमारे जानने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सारी डायनेस्टीज के शासकों को देखेंगे, ठीक है, इनके एडमिनिस्ट्रेशन लिटरेचर्स को देखेंगे। हालांकि कुछ कुछ चीजें हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। अब हम लोग आते हैं, हमारा पहला जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं, वो है महमूद गजनवी। देखो गजनवी के बारे में एक फैक्ट क्या है कि गजनवी के बारे में कहा जाता है कि इसने भारत में 1000 से 1027 के बीच में, यानी इन 27 सालों में 17 बार आक्रमण किया। एक्चुअली आज हम देखते हैं, हमको पता भी है कि भारत में पहला स्टेबल शासन कौन था, तो भारत का पहला स्टेबल शासन बन के आता है मौर्य पीरियड। उसके बाद से गुप्ता पीरियड, गुप्ता पीरियड के बाद जब लेटर गुप्ता पीरियड का दौर आता है, तो जाहिर सी बात है क्षेत्रीय राज्यों का उद्भव होता है। खासकर जो पश्चिमोत्तर भारत है, जहां पे हिंदुशाही वंश था, तो हिंदुशाही शासक, ठीक है, वो तुलनात्मक उतना पावरफुल नहीं थे। क्योंकि भारत इंटरनल क्षेत्रों में कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। इसी समय उत्तर भारत की अगर बात करें तो कश्मीर में एक महिला शासिका शासन चलाती थी। तो यानी उत्तर भारत का जो स्ट्रक्चर था, ध्यान देना, वो क्या था, वो बहुत टूटा हुआ स्ट्रक्चर था, बहुत टूटा हुआ स्ट्रक्चर था। छोटे छोटे राज्यों का जन्म था, छोटे छोटे राज्य इनको चलाते थे। अब क्या होगा, तो 1000 में सबसे पहला, आप बोलोगे सर आपने जो पहला आक्रमण दिखाया जयपाल का, वो तो जयपाल पर, वो तो आपने 1001 ईस्वी लिखा है, लेकिन आप ऊपर कह रहे हो कि महमूद गजनवी ने 1000 से लेके 1027 के बीच में अटैक किया। 1001 आपको लिखना चाहिए था, तो नहीं, ये गलत नहीं लिखा हूं मैं। सबसे पहले क्या हुआ कि जो हिंदुशाही वंश था उसके क्षेत्रीय किलों को जीतने का काम करता है कौन, गजनवी। लेकिन 1001 ईस्वी में वो जब जयपाल पे अटैक करता है, तो जयपाल पे टोटली कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। हिंदुशाही शासक जो जयपाल थे, जयपाल को क्या करेगा, पराजित कर देता है, ठीक है, जयपाल को पराजित कर देगा। और कहा जाता है कि जो जयपाल था अपने पराजय से मतलब इतना नाखुश हो जाता है कि खुद को सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है, ठीक है। जयपाल क्या करेगा, सुसाइड कर लेगा, ओके, क्योंकि इनसे पैसा लेके, जयपाल को से पैसा लेके, धन लेके गजनवी क्या करता है, छोड़ देता है, ठीक है। जो क्या करेगा, ये गजनवी छोड़ देगा। अब सोचो, शासक हिंदुशाही जो वंश था उसमें जयपाल की क्या इज्जत रह जाएगी, यही ना होगा भाई कि तुमने पैसे के दम पे बचे, तुम तो छोड़ ही गए हो। तो गजनवी ये बेइज्जती जो जयपाल था, ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और सुसाइड कर लेगा। तो यहाँ पे एक फैक्ट दिमाग में रखना कि जयपाल ने सुसाइड किया था, ठीक है। आगे बात समझें। अब आते हैं मुल्तान पे। तो गजनवी ने मुल्तान पे 2 अटैक किया, एक बार 1005 में और एक बार 1010 में, 5 साल बाद। पहली बार जब उसने अटैक किया था तो मुल्तान में था कौन, तो पहले जानना कि मुल्तान में इस वक्त करामतिया संप्रदाय के फतेह दाऊद का शासन था। किसका, फतेह दाऊद का शासन था। अभी परिणाम क्या हुआ, हम लोग इसको आगे, अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखो सब लिखा हुआ, परिणाम इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, पहले हम लोग बेसिक समझ लेते हैं बस, ठीक है। तो करमतिया संप्रदाय के का शासन था बेसिकली फतेह दाऊद का, इनके ऊपर अटैक करता है। सेकेंड टाइम इनको फिनिश कर देगा, मतलब इनके राज्य पे टोटली कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लेगा, ठीक है। कौन, गजनवी। गजनवी तो क्या करेगा, टोटली कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लेगा। उसके बाद से वो अभियान क्या करेगा, उसके बाद से उसके दिमाग में अभियान जाता है गंगा घाटी अभियान। गंगा घाटी में अभियान करेगा, फिर कालिंजर में अभियान करेगा, फिर पंजाब पे अभियान करेगा, और एट लास्ट 1025 से 26 के बीच में क्या करता है, सोमनाथ मंदिर पर अटैक करता है। और इसका अंतिम अभियान जो होता है वो जाटों के अधीन होता है, जाटों के विरुद्ध होता है। तो दिमाग में रखना कि ये इसके अभियानों का क्रम है, इसके अभियानों के क्रम को हमको क्या करना है, तैयार करना ही करना है, और ये पेपर में क्वेश्चन बन के आ सकता है, ये दिमाग रखना।
अब पेपर में क्वेश्चन बहुत सिंपल सा ये आ सकता है कि सर जो पहला आक्रमण जयपाल के ऊपर हुआ था तो उसका परिणाम क्या था, ध्यान देना। तो परिणाम क्या था कि पहले आक्रमण में जयपाल को इसने हराया, ठीक है, और वहिंद पर अधिकार कर लिया। आप बोलोगे सर ये जो वहिंद लिखा है ये वहिंद क्या है? तो वहिंद क्या है? हिंदुशाही शासक जो जयपाल थे, तो उस हिंदुशाही वंश का कैपिटल हुआ करती थी कौन? तो उस हिंदुशाही वंश का कैपिटल हुआ करती थी आपका वहिंद। तो कल को पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। तो पहले जिस कैपिटल पे, भारतीय कैपिटल पे कंट्रोल किया, उस भारतीय कैपिटल का नाम क्या था? वहिंद। ओके, देखो यहां पे लिखा है पहले बंदी बनाया, पहले इनको कैप्चर करके रख लेगा, बाद में रिलीज कर देगा कुछ पैसे लेके, ठीक है, धन लेके छोड़ देगा। अब आते हैं सेकेंड, हमने क्या पढ़ा कि भाई इसने क्या किया? मुल्तान पे अटैक किया। जो मुल्तान पे पहली बार अटैक किया तो फतेह दाऊद क्या था, यहां पे शासन करता था, फतेह दाऊद को हराता है, लेकिन परमानेंट मतलब पूरी तरीके से इनके जो मुल्तान था उस पर कंट्रोल नहीं करता है, टेम्पररी कंट्रोल स्टेब्लिश करेगा। हालांकि समय के साथ वो बस 5 साल तक ही अस्थायी रूप से नियंत्रण स्टेब्लिश करता है। उसको लगता है कि फतेह दाऊद का जो मुल्तान है उस पर टोटली कंट्रोल स्टेब्लिश करना चाहिए, तो फिर 5 साल बाद वो दोबारा अटैक करेगा और इन पे क्या करेगा? टोटली कंट्रोल स्टेब्लिश कर लेगा। ठीक है, आगे बात समझ में। तो 2 बार आक्रमण किया, 5 में और 10 में। इसके बाद से बारी आती है आपकी कब? गंगा घाटी का अभियान। गंगा घाटी के बेल्ट पे कौन था? तो गुर्जर प्रतिहारों का शासन चला था, राजपाल, ध्यान देना, गुर्जर प्रतिहार शासक राजपाल का यहाँ पे क्या था? शासन चला था। अब आप बोलोगे कि सर आपने एक होमवर्क मैंने आपको दिया था, ठीक है, आप अगर वो कियोगे तो अच्छी बात है, नहीं कियोगे तो कंट्रोल करके बताओ। मैंने आपको त्रिपक्षीय संघर्ष होमवर्क दिया था कि भाई आप त्रिपक्षीय संघर्ष दिमाग में रखना, तैयार करना आपको। क्या? त्रिपक्षीय संघर्ष। मैंने इस त्रिपक्षीय संघर्ष बताया था कि भाई 3 पक्ष शामिल थे, जिसमें एक पक्ष आपका क्या था? गुर्जर प्रतिहार था, गुर्जर प्रतिहार था। और ये किस लिए लड़ रहे थे? तो ये लड़ रहे थे कन्नौज पे कंट्रोल को लेके। कन्नौज किसकी कैपिटल थी? तो हमको पता है हर्ष की कैपिटल हुआ करती थी कन्नौज, और इसी पे कंट्रोल करने के लिए क्या है? बेसिकली लड़ाई लड़ते। हर्ष की बहन की का जो डायनेस्टी था उसकी कैपिटल थी कन्नौज। बाकी में थानेश्वर के साथ इसका मर्ज हो जाता है तो एक अलग की बात है। ठीक है, तो कन्नौज ने क्या किया? मतलब कन्नौज इसके लिए फेमस है, कन्नौज इसके लिए फेमस है। तो कन्नौज पे कंट्रोल को लेके क्या हुआ? त्रिपक्षीय संघर्ष होता है। और मैंने आपसे इसी त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में इसके पहले भी आप सबसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ओके, ये एक बार फिर से आप लोग कमेंट करके बताओ कि बाकी 2 पक्ष में कौन था। तो कन्नौज और मथुरा 2 कैपिटल थी, बेसिकली इनकी कैपिटल कन्नौज थी गुर्जर प्रतिहारों की। कन्नौज पे कंट्रोल कर लेगा। मथुरा भी इस समय की एक कैपिटल थी, ठीक है, मतलब लगभग राजधानी के समान ही थी। तो इन दोनों को लूटेगा, जम के लूटेगा। अच्छा एक चीज समझो, जयपाल को हरा रहा है तो क्या कर रहा है? धन लेकर छोड़ दे रहा है। ठीक है, फतेह दाऊद को हरा रहा है, क्या कर रहा है? टेम्पररी कंट्रोल कर रहा है, यानी शासन नहीं चला रहा है। अब मेरी बात समझो, जयपाल को हराया, पैसा लेके छोड़ दिया। जयपाल सुसाइड कर ले तो अलग की बात है, नहीं तो जयपाल भी अपना शासन चलाता, ब्रेक नहीं करता। फतेह दाऊद को पहले हराया तो क्यों? परमानेंट मतलब अस्थायी तौर पे, अस्थायी तौर पे, यानी टेम्पररी कंट्रोल स्टेब्लिश करता है, टोटली कंट्रोल स्टेब्लिश करेगा नहीं। तो मींस क्या है कि शुरुआत में उसका उद्देश्य बिल्कुल भी राजतंत्र या अपना स्टेट स्टेब्लिश का नहीं था। इससे कंक्लूजन निकलता है, इससे कंक्लूजन क्या निकलता है कि भारत पे जो अटैक का उद्देश्य था, यहां पे क्या कर रहा है? धन लेके छोड़ दे रहा है। यहां पे क्या कर रहा है? मथुरा और कन्नौज जब जीत रहा है तो क्या कर रहा है? लूट रहा है। यानी अटैक का उद्देश्य क्या है मेरे भाई? आर्थिक लाभ। आर्थिक लाभ इसका अटैक का उद्देश्य था। कंक्लूजन निकल गया। तो मान लो कन को स्टेटमेंट दे, स्टेटमेंट नंबर 1 कि गुर्जर प्रतिहार पे अटैक की, मतलब गुर्जर प्रतिहार पे अटैक करके उसने कन्नौज और मथुरा लूटा। ठीक है, और साथ ही साथ जयपाल को क्या किया? धन देकर छोड़ दिया। ठीक है, ठीक है, कारण में लिख दें कि वो धन की लालसा के कारण भारतीय राज्यों पर अटैक किया था, ना कि राज्य स्टेब्लिश करने के लिए। तो कथन कारण में क्वेश्चन भी बना के यहां से आ सकता है, और आप समझ सकते हो कि कथन कारण की व्याख्या करता है कि नहीं करता है। इसके बाद से हमने तीसरा अगला पढ़ा कालिंजर अभियान। कालिंजर में चंदेल शासकों का कंट्रोल था। ठीक है, तो कालिंजर पे चंदेलों के ऊपर कहा जाता है कि बहुत क्रूरता से पेश आया। ठीक है, जीत लेता है। इसके बाद से क्या होगा? पंजाब पे कुछ क्षेत्रीय लोकल रूलर्स थे, उन लोकल रूलर्स के ऊपर अटैक करेगा और पंजाब पे कंट्रोल कर लेगा। ठीक है, पंजाब पे कंट्रोल कर लेगा। तो क्या है? मुल्तान के आक्रमण के बाद क्या होता है? गुर्जर प्रतिहारों के ऊपर गंगा वैली में अटैक करेगा, फिर चंदेल शासकों की कालिंजर के ऊपर अटैक करेगा, फिर पंजाब पे अटैक करता है, और उसके बाद से सोमनाथ की बारी आती है। सोमनाथ पे जब ये अटैक करता है 1525 से 26 में, तो वहां का शासक कौन था? वहां के शासक का नाम था भीमदेव। शासक का नाम क्या था मेरे भाई? भीमदेव वहां के शासक का नाम था।
और ये क्या करेगा, हमको होता है सोमनाथ भगवान भोलेनाथ का मंदिर है, और फिर क्या कराइए, भगवान भोलेनाथ के मंदिर को लूट रहा है। और हमको पता है कि हमारे टेम्पल्स क्या होते हैं, अपार संपदा के केंद्र होते हैं। उस ड्यूरेशन में जो शासक हुआ करते थे, खासकर गुजरात के शासकों ने सोमनाथ मंदिर में इतना इन्वेस्टमेंट किया था ताकि सोमनाथ मंदिर क्या हो, उनकी संप्रभुता का, उनकी संपन्नता का प्रतीक बन जाए। और यही संपन्नता का प्रतीक करने तो कहीं सोमनाथ मंदिर के लिए घातक साबित हुआ, क्योंकि जब भीमदेव पे अटैक होता है तो भीमदेव क्या करता है, गद्दी छोड़ के भाग जाएगा, बिना युद्ध किए क्या होता है, भाग जाता है। अगर ये लड़ा होता तो क्या होता, परिणाम कुछ और होता। क्योंकि इसके पहले अभी आगे गौरी को देखोगे, बहुत सारे लोग जो गुजरात पर अटैक करते हैं, गुजरात के शासक उनको हराते हैं। बस एक छोटा सा एग्जांपल ये आपका भीमदेव का है, जो भीमदेव बिना लड़े ही क्या होता है, भाग जाता है। फिर हमने क्या देखा भाई, लूटेड फेमस शिवा टेंपल, शिवा टेंपल को लौटता है कब, 1025-26 में। अब इसके बाद से अंतिम अटैक ऐसा क्या है, जाटों के विरुद्ध है, ठीक है। ये क्या कहता है, जाट समुदाय को हराएगा। और लास्ट में कहा जाता है कि लौटते समय खोखरों ने विरोध कर दिया था, उनके विरोध को दबाया था, उनको भी नुकसान पहुंचाया था। ये सारी हो गई आपकी जानकारी किस रिलेटेड, तो ये सारी जानकारी हो गई आपकी महमूद गजनवी से रिलेटेड, ये सारी की सारी जानकारियां आपकी हो गई, ठीक है। इससे के अतिरिक्त कुछ क्वेश्चंस बन के आना नहीं है। अच्छा, चूंकि शासन इसने एस्टेब्लिश किया नहीं है तो जाहिर सी बात है कुछ ये क्या करेगा, ये कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम डेवलप नहीं करेगा। इसको कुछ नाम दिया जाता है, जैसे इसको एक नाम दिया जाता है, इसका नाम है मूर्ति भंजक। मूर्ति भंजक, ध्यान देना, मूर्ति भंजक नाम क्या है, मूर्ति मतलब क्या, मतलब हो गया, और भंजक मतलब हो गया तोड़ने वाला, यानी जो हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां थी उनको तोड़ने वाला, मूर्ति भंजक था ये, मूर्तियों को तोड़ने वाला, इसका एक टाइटल बन जाता है। इसने यही एक इसी से मिलता जुलता एक टाइटल इसका बुद्ध सिकन, बुद्ध सिकन, ये इसके द्वारा टाइटल दिया जाता है, इसको टाइटल दिया जाता है, ठीक है। इसको क्या किया जाएगा, यही टाइटल दिया जाता है, ये दिमाग रखना। अच्छा, इसने एक चांदी के कॉइन्स चलाए थे, चांदी के इसने कॉइन्स चलाए थे, और इस कॉइन्स में संस्कृत में भी लेख था। जानना, इस कॉइन्स की विशेषता ये थी कि इसकी एक तरफ अरबी में लिखा था तो दूसरी तरफ संस्कृत में लिखा हुआ था। ध्यान देना, मैंने तुर्की में लिखा था नहीं बोला है, मैंने बोला है कि महमूद गजनवी ने जो कॉइन्स चलाया था उसकी एक तरफ अरबी में लिखा था और दूसरी तरफ संस्कृत में लिखा था। आगे बात समझे, कुछ जगहों पे तो देवी लक्ष्मी के चित्र भी मिले हैं, ठीक है। अब बताओ इसके पे मिले हैं या गोरी पे मिले हैं, ठीक है, ध्यान देना। तो ये चांदी कॉइन्स पे क्या है, अरबी लेख है मेरे भाई, भूल के भी तुर्की टिक नहीं मारना है। आते हैं, हमारा सेकंड टॉपिक है, ये तो ऐड था बैच का, समझा दिया। अच्छा, जो दोस्त बैच ज्वाइन है भाई, आपको बैच अच्छी लग रहा हो तो प्लीज चोर मार्केट से वीडियो शेयर मत करना, कोशिश करना आप, क्योंकि देखो हमने 299 ही शुल्क रखा है भाई, ठीक है। बस ये है कि एक इंस्टीट्यूट है, तो इंस्टीट्यूट को रन कराने के लिए कि जो कॉस्ट आती है वो हमारा निकलता रहे, ताकि हम भी चीजों को सर्वाइव करते हुए चलाते रहे, ठीक है। तो प्लीज अच्छी लगी जब चीजें तो ही अपने दोस्तों को बताएं, लेकिन बता के जरूर जोड़े, ठीक है, इसी को ध्यान दें। अब हमारी बात आती है, वो बात हमारी आती है गौर वंश की। तो भाई एक लंबे समय तक गैप आता है, एक लंबे समय तक क्या होगा, गैप आएगा। क्योंकि देखो 1027 में निकल गया तो थोड़ा हमारा स्टेबिलिटी आ जाती है, क्योंकि भाई लूटने ही आया था, जीतने तो आया नहीं था। लेकिन समय के साथ क्या होता है, गौर वंश का गौरी, ये भी तुर्की था, आएगा अटैक करेगा। अच्छा, इसके भी अटैक का कारण आर्थिक ही था, लेकिन थोड़ा सा लास्ट में चेहरा बदल जाता है। अब देखो गौरी क्या करेगा, मुल्तान पर पहला आक्रमण करता है। इसने भी क्या किया, मुल्तान पे आक्रमण किया, कब, 1175 में, ठीक है। इस वक्त मुल्तान में क्या है, इस्माइली शासकों का शासन था, इसलिए लोकल रूलर्स थे, इनका शासन था, ठीक है। परिणाम क्या हुआ अभी देखेंगे। इसके बाद से मुल्तान के बाद से, अच्छा, गोरी के विजयों का क्रम या इसकी कैंपेन, इसके जो आक्रमण थे उसका क्रम पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग भूल के आगे नहीं बढ़ेंगे भाई, छोड़ के आगे बढ़ गए, ये काम करोगे तो निपट गए, मतलब गलती हो गई, मूर्खता कही जाएगी। अब देखो गुजरात में एक लोकेशन है अनिलवाड़ा, अनिलवाड़ा के बारे में हमने पढ़ा है। अरे भाई कोई ऐसा पढ़ेगा, अनिलवाड़ा नहीं पढ़े तो पढ़े हो, ठीक है। अब बताओ अनिलवाड़ा कहां पढ़े हो, ठीक है। तो अनिलवाड़ा पर आक्रमण, हो सकता है कि जो पेड बैच नहीं है वो ना पढ़े हो, ठीक है, ध्यान देना। तो यहां पे चालुक्य शासक भीम द्वितीय था, चालुक्यों की एक ब्रांच थी अनिलवाड़ा में, याद आया। तो चालुक्य शासक भीम द्वितीय का शासनकाल था। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, गौरी ने, पहली बात यही कि गौरी के आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक है। इसने मुल्तान पर प्रथम आक्रमण इस्माइली शासकों के अगेंस्ट 1175 में किया। सेकंड स्टेटमेंट, 1178 में अनिलवाड़
चालुक्य डायनेस्टी की अनिलवाड़ शाखा पे अटैक किया, उस वक्त यहां का शासक फला था। तो यहां पे आपको दो चीज याद रखना, यहां पे कौन था, भीम द्वितीय था, भीम द्वितीय भी था, ये भी, क्योंकि चालुक्य इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी और मैंने पढ़ाया है चालुक्य के बारे में, ठीक है, चालुक्य के बारे में पढ़ाया है। तो भीम द्वितीय था, भीम द्वितीय पे इन्होंने अटैक किया, ठीक है। अच्छा परिणाम क्या हुआ देखेंगे अभी। उसके बाद से ये पेशावर पे अटैक करते हैं, पेशावर पे, पेशावर के बाद से क्या होंगे, सियालकोट पे, सियालकोट पे तो मतलब 81 से 84 के बीच में 3 बार अटैक किया। यहाँ पे कुछ क्षेत्रीय शक्तियां थी। फिर लाहौर पे देखो, फिर इसके द्वारा क्या किया जाता है, लाहौर पे अटैक किया जाता है, ठीक है, लाहौर पे अटैक किया जाएगा। और खुसरो मलिक उस वक्त यहां पे शासक था, ठीक है, बस ये देखते चलो लाहौर पे। फिर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तराइन का युद्ध है, जानना सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो गोरी का ये तराइन का युद्ध है, तराइन का युद्ध है, जानना हमको होता कि ये पृथ्वीराज चौहान के अगेंस्ट क्या होता, तराइन का युद्ध हुआ था। तराइन के 2 युद्ध हुए थे, एक 91 में, एक अगले ही वर्ष 92 में। ध्यान देना, कहा जाता है कि गहरवाल शासक जो थे उनका नाम था जयचंद, ठीक है। तो इन्हीं के समय गहलवाड़ों में जयचंद शासन करता था। और पहले गहलवाड़ और दिल्ली के बीच में संबंध अच्छे थे, बहुत अच्छे संबंध थे। लेकिन चूंकि गहलवाड़ शासक जो थे, ठीक है, जयचंद, उनकी बहन के बारे में यहां पे आप लोगों ने बहन की पुत्री थी, पुत्री थी, ठीक है, जयचंद की पुत्री थी, ज्यादा मैं समझ रहा हूं, ठीक है। आप कमेंट करके बताना, हो सकता हो कि यहां पे एक फैक्ट मेरे से गलत हो रहा हो, बहन थी कि बेटी थी। आप बोलोगे सर ये बहन और बेटी भी पेपर में क्वेश्चन बन के आता है, आया है, क्वेश्चन बन के ऐसे भी आते हैं। इसके पहले एंशिएंट इंडिया में आया हुआ है, मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। थोड़ा सा मेरे से यहाँ पे फैक्ट मिस हो रहा है, आप लोग जरूर बताना, ठीक है। मूवी आपने देखा होगा वो अक्षय कुमार वाली, ठीक है, तो मतलब बताना, वहां पे ना एक शॉर्ट्स वायरल होता है कि जब आई जी मेरी बेटी को खुश रखना, ठीक है। तो मुझे उससे आप लोग लग रहा है कि बेटी थी, ठीक है, वो शॉर्ट से, लेकिन एक डाउट आ गया है, आप लोग ध्यान दे देना कि उनकी बेटी थी कि बहन थी, ये आपको बताना है। ये तो भाई होमवर्क हो गया, ठीक है, माफी चाहेंगे यहाँ पे। तो अब होता क्या है कि चूंकि इन दोनों लोग के बीच में प्रेम प्रसंग था और थोड़ा सा जयचंद वर्सेस पृथ्वीराज चौहान चला था, तो जयचंद ने कहा कि भाई कि कहीं से तुमसे नहीं हरा सकते हैं, तो हम क्या करते हैं कि भाई शादी नहीं होने देंगे अपनी बिटिया बहन जो भी हो उनका। पृथ्वीराज चौहान से यहीं से नाखुशी आती है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान चूंकि वीर थे, बलवान थे, दिल्ली पे कंट्रोल था, ये आएंगे चौहान से मतलब इनकी शादी कर लेंगे। अब जयचंद यहीं से खटकता है, कहता ना कि जब दुश्मन यहां से यहां आ जाता है, ठीक है, फिर वो बदला लेने के लिए कहीं से सोचेगा। तो जयचंद से गलती क्या होती है, वो गोरी को इनवाइट करता है, बोलता है यार तो आओ मिलके पृथ्वीराज चौहान को हरा देते हैं। हालांकि गोरी पहली बार जब लड़ाई लड़ता है हार जाता है, भागता है रणभूमि छोड़ के। और लोग कहते हैं कि कुछ लोगों ने सुझाव भी दिया चौहान जी को कि समय है, एक तीर चलाना है, खेल खत्म। लेकिन भागते हुए भी कभी भारतीय शासक वार नहीं करते थे, ठीक है। इसी की वजह से तराइन का पहले बार में जिंदा बच के चला जाता है कौन, गोरी। जैसे ही गोरी पहुंचता है, जयचंद ऑफर करेंगे, बोलेंगे कि अभी पृथ्वीराज चौहान संभल नहीं पाए भाई, अब युद्ध कर रहे हैं, तो चौहान स्टेबल नहीं होते, गोरी की सेना भी खत्म ही रहती है, कुछ लोग भाग जाते हैं। गोरी अपनी भागी हुई सेना को पुनर्संगठित करेगा, ठीक है, और क्या करेगा, जयचंद सहायता कर देते हैं। तो जयचंद की सहायता का परिणाम यह रहता है कि पृथ्वीराज चौहान हार जाएंगे और तराइन का दूसरा युद्ध होता है 1192 में। परिणाम देखो, कहानी जो बताया वो पेपर में नहीं आएगा, परिणाम आएगा पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। और पृथ्वीराज चौहान के हार का ही परिणाम था कि भारत में पहला मुस्लिम स्टेट का न्यू पड़ेगा। मुस्लिम स्टेट की न्यू कब पड़ती है, जब चौहान हारते हैं, दिल्ली पे पहली बार कोई मुस्लिम का कंट्रोल होगा, ठीक है, ध्यान देना। अब देखो, जयचंद ने बुलाया तो था चौहान गोरी को, सोचे थे भाई हमसे मित्रता कर लेगा, दोस्ती भी ना बढ़ाएगा, गले लगाएगा, लेकिन इनका गला ही काट देगा, ठीक है। तो गोरी ने गला ही काट दिया, दोस्ती में गए, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि दुश्मनों को घर में ना बैठाओ, ठीक है। तो जयचंद भाई गलती किए तो परिणाम भी आया, ठीक है। फिर समय के साथ कुछ इसकी क्षेत्रीय आक्रमण कुछ और भी है, इसको देख लेना। अब ये अरेंजमेंट आ सकता है कभी भी पेपर में, अरेंजमेंट आ सकता है, ये दिमाग में रखना। अब परिणाम देखो, जब मुल्तान पे 1175 में अटैक होता है गोरी का, तो होगा क्या, इसने मुल्तान और सिंध पे इस्माइली शासकों से छीन लेगा और कंट्रोल कर लेगा, नियंत्रण कर लेगा, ठीक है। भीम द्वितीय के साथ जब गुजरात में अटैक होता है, तो भीम द्वितीय क्या करेगा, गोरी को हरा देगा। भीम द्वितीय क्या करेगा, गोरी को हरा देगा। मैंने आपसे क्या बोला, गुजरात के शासक बड़ा योग्य शासक थे, वो अलग की बात है। गजनवी जब अटैक करता है तो भीमदेव क्या होता है, भाग जाता है,
भीमदेव क्या हो रहा है, भाग जा रहा है। लेकिन गुजरात के शासक हमेशा हराने के लिए जाने जाते हैं। तो चालुक्य शासक जो भीमदेव था, इसने गौरी को पहली बार पराजित किया। तो गौरी फर्स्ट डिफीट है इन इंडिया, भारत में पहली बार कोई शासक इनको हरा रहा है। अब ये गुजरात से एंट्री नहीं करेगा, अब ये क्या करेगा, उधर पंजाब साइड से एंट्री करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, फिर क्या करेगा, जब पेशावर पे अटैक करेगा तो पेशावर पे कंट्रोल स्टेब्लिश कर लेगा। फिर कुछ क्षेत्रीय शक्तियों को हराएगा। फिर तराइन में हमने देखा गौरी डिफीट करेगा, गौरी की अगली हार होगी। तराइन के द्वितीय वार में क्या होगा, पृथ्वीराज की हार होगी। और चौहान वंश, पृथ्वी तृतीय के नाम से जाने जाते थे पृथ्वीराज चौहान। कौन थे, पृथ्वी थर्ड थे पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज चौहान क्या होती है, यहां से डेथ हो जाती है और चौहान वंश का यहीं से अंत हो जाता है, अंतिम शासक थे। ठीक है, जयचंद को हराएगा तो जयचंद को भी मार देता है, छोड़ेगा नहीं, बोलेगा भाई तुम इतने बड़े गद्दार हो कि तुम पृथ्वीराज के नहीं हो, तुम्हारे क्या होगे। ठीक है, इनको भी निपटा देगा। अब देखो, तो ये बेसिकली आपका होता है क्या, ये आपका हो गया ये कहानी। अब देखो यहां पे खोखरों ने विरोध यहां भी किया है, ध्यान देना। ठीक है, और खोखरों को गजनवी ने भी हराया है, ध्यान देना। खोखरों को गजनवी ने भी क्षति पहुंचाई है। और खोखरों से लड़ाई गौरी की भी होती है, उसको भी क्षति पहुंचाते हैं। तो निम्नलिखित में से किसने खोखरों पे अटैक किया, ऐसा भी करके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। तो आंसर आप समझ गए क्या होगा। ठीक है, अब आओ, अब जब दिल्ली सल्तनत, गौरी क्या होता है, एमजी। एमजी मतलब महात्मा गांधी नहीं, एमजी मतलब मोहम्मद गोरी। गोरी ने क्या किया भाई, दिल्ली पे कंट्रोल कर लिया और पश्चिम के भी कई सारे क्षेत्रों पे, जैसे मुल्तान पे कंट्रोल कर लिया, पेशावर पे कंट्रोल कर लिया, लाहौर पे कंट्रोल कर लिया। ठीक है, तो पश्चिमोत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों के साथ साथ उत्तर भारत का थोड़ा दिल्ली से संबंधित क्षेत्र भी क्या करता है, जीत जाता है। गोरी जब जीतेगा तो भाई गोरी का जीवन काल बहुत लंबा नहीं है, गोरी निपट जाएगा, चला जाएगा। गोरी क्या होगा, निपट जाएगा। गोरी फिर यहां से क्या होगा, चला भी जाता है। अच्छा, जब गोरी यहां से चला जाएगा तो देखो होता क्या है। ठीक है, इसका अंतिम अभियान खोखरों के खिलाफ है 1205 में। ठीक है, 1206 में ही क्या होती है, इसकी हत्या भी कर दी जाती है। मतलब गोरी की सिंधु नदी के पास कुछ लड़ाकू जातियों ने हत्या कर दी। तो 1206 में क्या हो रहा है, 1206 में इसकी डेथ हो जा रही है। 1206 में ये निपट गया, 1206 में निपट गया। ठीक है, ध्यान देना। अब इसके बाद से इसका गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कहेगा मालिक नहीं रहे, अब जिम्मेदारी कौन संभालेगा, तो कुतुबुद्दीन ऐबक मैं। ऐबक क्या करेगा, बोलेगा भाई कि मैं एक कंट्रोल एस्टेब्लिश करता हूं। और कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का एक डायनेस्टी का न्यू देता है, जिस डायनेस्टी का नाम क्या है, स्लेव डायनेस्टी। और पहली बार गुलाम वंश या स्लेव डायनेस्टी की न्यू पड़ती है। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि जो स्लेव डायनेस्टी की स्थापना होती है, इसकी राजधानी शुरुआत से दिल्ली नहीं थी। पहली बार इसकी राजधानी कहां बनती है, जानना, पहली बार इसकी राजधानी कहां होती है, ये आपको बताना है। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। ठीक, चलो मैं लिख देता हूं। क्या लाहौर रहती है, पेशावर रहती है, दिल्ली रहती है, या मुल्तान रहती है? 4 ऑप्शन दे रहा हूं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका आएगा, वो आंसर बनेगा लाहौर। लाहौर रहती है। यानी ऐबक ने क्या था, लाहौर को राजधानी बनाया। ऐबक क्या था, एमजी का दास था, यानी मोहम्मद गोरी का दास था। कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, अब देखो ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक क्या है, ये दास था, लेकिन कई सारी चीजों का इसने निर्माण भी कराया। जैसे आपको कुतुब मीनार का न्यू इसने रखा, 2.5 दिन की झोपड़ा की न्यू इसी ने रखा। हालांकि ठीक है, एक पोलो नामक खेल होता है जो कि घोड़े पे चढ़ के खेला जाता है। घोड़ा इनको पटक देता है, खपलोई पीन की चोट लग जाती है और फाइनली ब्रेन हेमरेज इनका डेथ हो जाता है। इनकी जब डेथ होती है कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो बीच में एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए छोटा सा शासक बनेगा। ठीक है, लेकिन चूंकि है क्या, ये डायनेस्टी का नाम क्या है, गुलाम डायनेस्टी। तो उस छोटे से शासक जो कि अयोग्य था, उसका होगा तख्ता पलट। उस शासक का नाम बता सकते हो, आज की क्लास में बताऊंगा अभी। ठीक है, तो ऐबक के बाद से गद्दी पे आएगा इल्तुतमिश। अब देखो, चूंकि एमजी का गुलाम कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन, इल्तुतमिश। इसी के लिए इल्तुतमिश के बारे में कहा जाता है ये गुलामों का गुलाम था। इसको क्या कहा जाता है, गुलामों का गुलाम। क्यों, क्योंकि स्लेव्स का स्लेव क्यों कहा जाता है, गुलामों का गुलाम क्यों कहा जाता है, क्योंकि, समझ गए। अब देखो, गुलामों का गुलाम था। 1205 में यहां पे ध्यान देना, जब खोखरों से लड़ाई लड़ रहा था कौन, गोरी, तो खोखरों से लड़ाइयों के बीच में क्या था, ये लड़ाई में कहा जाता कि इल्तुतमिश ने पार्टिसिपेट किया था। और बहुत दूर से मोहम्मद गोरी ने इल्तुतमिश को खोखरों से लड़ते हुए देखा था।
इसकी वीरता से प्रभावित होकर इसने कुतुबुद्दीन ऐबक से कहा ये गुलाम बनने के लायक नहीं है, इसको गुलामी से मुक्त कर दो। क्योंकि मालिक का कहना था कि इल्तुतमिश को गुलामी से मुक्त कर दो, यही कारण इल्तुतमिश ने इसको गुलामी से मुक्त कर दिया था। अर्थात जब यह गद्दी पर बैठा था तब ऐबक का गुलाम नहीं था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पे बैठेगा तो सुल्तान की टाइटल नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि गुलाम है। इल्तुतमिश लेगा कि नहीं लेगा, कमेंट करो। अब बात आती है, इल्तुतमिश भाइयों के शासक था, लंबे समय तक रहा। ठीक है, लंबे समय तक मतलब रहा, लगभग शासन को स्टेबल भी किया, इसके लिए वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तुर्क ए चहलगामी जो कि 40, इसको हमको तुर्क ए 40 दल भी कहते हैं, इनका गठन किया, शासन प्रशासन को बेहतरीन तरीके से चलाया। लेकिन जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है तो चूंकि सबसे योग्य बेटी जो थी वो रजिया थी, रजिया बड़ी थी। इल्तुतमिश भी चाहता था कि रजिया सुल्तान बने। ठीक है, इसका नाम भी है रजिया सुल्तान। ठीक है, लेकिन चूंकि महिला थी और दरबारी षड्यंत्र का शिकार बनेगी, ठीक है, और तो रजिया गद्दी पे नहीं बैठ पाती है। हालांकि रजिया यहां से भी बहुत स्मार्ट थी, उसने जनता से बोला कि ऐसा कौन सी बात है, आपकी सबसे फेवरेट जो शासक है उनकी मैं इकलौती बेटी हूं, पिताजी चाहते थे कि मैं ही गद्दी पे आऊं, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं मैं ना आऊं। आप बताओ पिताजी की जीत हो या जो लोग चाहते हैं उनकी जीत हो? तो सीधी सी बात है, पिताजी की जीत हो। जनता बोले कि काम करिए रजिया गद्दी पढ़ो, और भाई रजिया गद्दी बैठेगी। रजिया की खूबी यह थी कि अब लड़कों की तरह रहती थी ये। ठीक है, लोग कहते ना मेरी बेटी नहीं बेटा है, ये बेटा बन के रहती थी। ठीक है, आगे रजिया के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। लेकिन होता क्या है, देखो भाई तुर्क के चहलगामियों का न्यू तो रख ही दिया गया है। तो तुर्क के चहलगामी कौन थे? तुर्की 40 तुर्की बलवान थे, इकोनॉमिक पावर थे, आर्थिक मतलब सैनिक पावर थे। तो दरबारी षड्यंत्र खूब होगा। इसी बीच में कहा जाता है कि रजिया किसी प्रेम में पड़ जाती है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं अफवाह था, जो भी रहा हो, तो लोगों को भाई अब बर्दाश्त भी नहीं होता है भाई, समझे ना। हाँ, दूसरी जगह जा रही थी। तो रिजल्ट ये था कि चहलगामी की नजर में खटक जाएगी, षड्यंत्र खूब होगा। इसको गद्दी से अपदस्थ करके इसी के भाई बहराम शाह को लाया जाता है। ठीक है, हालांकि अब रजिया की आगे की कहानी इन डिटेल में हम लोग समझेंगे। वो जो गाना है ना रजिया गुंडों में फंस गई, तो गाना क्यों गाया जाता है कि रजिया गुंडों में फंस गई, वो समझा दूंगा आपको। ठीक है, समझ में आएगा। फिर आता है आपका बहराम शाह। बहराम शाह शॉर्ट टाइम पीरियड की रहता है, इसकी हत्या हो जाती है। फिर आता है मसूद शाह। मसूद शाह को अपदस्थ करके कौन आता है? नसीरुद्दीन महमूद आता है। नसीरुद्दीन महमूद से बलबन अपनी बेटी का शादी कर देता है। बलबन इस वक्त क्या है? चालीसा दल का सदस्य बन जाता है, चालीसा के पावर को जानता है, कुछ समय के लिए वो नायब भी बनता है। ठीक है, तुर्क के चहलगामी का तो हिस्सा ही रहता ही है। अब देखो, रजिया के बाद से, रजिया की मृत्यु के बाद से ये जो ड्यूरेशन आएगा ना, इतना ड्यूरेशन, ये 1240 से लेकर 1266, ये लगभग जो 26 ईयर का दौर है, इसमें क्या है? तुर्क ए चालीसा, तुर्क ए चालीसा यानी जो जिसको हम लोग चालीसा दल कहते थे, जिसको हम लोग चालीसा दल कहते थे। चालीसा दल की खूबी क्या थी? इज ग्रेटर देन, ये बड़ा था किससे? सुल्तान से, राजा से बड़ा होता था। क्यों? ये पावरफुल ज्यादा थे, और सुल्तान नॉर्मली वही बनता था जो सबसे पावरफुल जो चालीसा थे, तुर्की चालीसा थे, जो तुर्की थे और तुर्की अमीर थे, जिनका सहयोग मिलता था। तो तुर्क ए चालीसा का बोलबाला था, यानी सुल्तान कठपुतली हो गए। और मैंने आपसे बताया कि इसी तुर्क ए चालीसा का एक हिस्सा था बलबन, तो तुर्क ए चालीसा की ताकत को समझता था। तो जब नासिरुद्दीन महमूद गद्दी आता है, तो नासिरुद्दीन महमूद को पहले वो क्या करेगा? एक तो बैठाता इनको है, दूसरी इनको अपनी बेटी दे देता है, तो ससुर बन जाता है। अब बेटे से अपने मनपसंद सारा काम करवाता है, दामाद करता रहता है। समय के साथ नासिरुद्दीन को भी अपदस्थ करेगा, बोलेगा बेटा अब तुम्हारा काम नहीं है, अब तुम्हारा ससुर चलाएगा गद्दी। और बलबन इस तरीके से गद्दी चलाता है। तो बलबन का काम क्या होगा? पहले तो शासन को स्टेबल करना। बलबन का काम क्या होगा? शासन को स्टेबल करना। क्यों? क्योंकि दरबारी षड्यंत्र बन गया है। दूसरा क्या होगा? इसी समय मंगोल अटैक हो रहा है, मंगोल अटैक हो रहा है। पहली मंगोल आक्रमण हम लोग को देखने को मिलता है कि चंगेज खां के नेतृत्व में इल्तुतमिश के समय हो सकता था, लेकिन हो नहीं पाता है, कुछ कारणों से रुक जाता है। क्या कारण थे? क्यों अटैक हुआ? क्यों लड़ाई हो नहीं पाई? तो वो सब हम लोग देखेंगे। बाउंड्री क्या थी? रिवर बाउंड्री भी पेपर में क्वेश्चन बन गया है कि दोनों के बीच में कौन सी नदी सीमा बनाई थी। युद्ध होते होते रह गया। कहा जाता ना कि आपका निर्णय डिसाइड करेगा कि आने वाला भविष्य कैसा होगा। तो इल्तुतमिश वीर भी था और निर्णय लेने में योग्य भी था। वो समझ गया कि भैया मंगोलों से लड़ने का काम अभी नहीं है, अभी हमको शासन स्टेबल बनाना है, लड़ेंगे तो मंगोल लड़ाकू निपटा देंगे।
समझ के बाद तो बल बुद्धि होना भी जरूरी है बल के साथ, केवल बल से काम करोगे बुद्धि नहीं लगाओगे तो निपट जाओगे। समझ के बाद, हाँ या ना? हाँ तो अच्छी बात। अब देखो बलबन के बाद से कौन आता है, तो बलबन के बाद से कैकुबाद आता है। कैकुबाद के बाद से कुछ समझ लीजिए कैमर्स बनता है, ठीक है, लेकिन ठीक है उसकी कहानी यही खत्म हो जाती है, ठीक है। चूंकि कैकुबाद, देखो बलबन आपका क्या है 66 से लेके 27 तक रहा है, यानी लगभग आप कह सकते हो 20 से 22 साल, 22 साल के करीब में बलबन क्या है शासक रहा है। 22 साल तो लगभग बलबन शासक रहा है, तो लंबे समय तक शासक था, साम्राज्य को लगभग स्टेबल भी कर दिया था, लेकिन कैकुबाद उतना योग्य नहीं था, कैकुबाद उतना योग्य नहीं था, ठीक है। बलबन ने वैसे भी किसी और को गद्दी पे बैठाना चाहा था, लेकिन कैकुबाद आ जाता है। खैर हमारे लिए डिबेट का बात नहीं है, कैकुबाद अयोग्य था। कुछ लोग कहते हैं कि, कुछ लोग क्या कहते हैं, इतिहासकार कहते हैं कि भाई थोड़ा सा हाँ ये रंगीन स्वभाव का भी था, हालांकि इसको रंगीला नहीं कहते, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, फिरोज शाह खिलजी को मौका मिल गया, जिसको हम लोग कहते हैं जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी को मौका मिला कि कैकुबाद को हरा दे। दादरा जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है, ये बेसिकली संकर था, मतलब समझ जाओ ये अफगान, ये था तो तुर्क, लेकिन चूंकि लंबे समय तक अफगान में रहा तो ये अफगान और तुर्क मूल का था, अफगान और तुर्क मूल का था। इसके लिए इसको निम्न जाति का माना जाता था, इसके लिए इसको निम्न जाति का माना जाता था। तो अब बारी आती है किसकी, खिलजियों में। खिलजियों में गद्दी पे कौन बैठता है, तो सबसे पहला जो खिलजियों की नींव रखती है वो नींव रखता है कौन, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। कौन नींव रखेगा, तो होगा जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। तो खिलजी वंश की नींव इस तरीके से बढ़ जाती है। लगभग 6 साल तक क्या होगा, जलालुद्दीन खिलजी शासन चलाएगा, लेकिन ठीक है जब इसकी डेथ हो जाती है, काफी वृद्ध भी था ये, 70 साल का तो तब था जब ये गद्दी पे बैठा था, ठीक है, ठीक है। और मतलब ये 70 साल का था, काफी वृद्ध था, ठीक है, काफी वृद्ध था ये। इसका एक स्टेटमेंट भी बड़ा फेमस होता है, कल को क्या पता आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछी दे, याद रखना कि मैं एक वृद्ध मुसलमान हूं और मुसलमानों का रक्त बहाने में मेरी कोई आदत नहीं है। ऐसा क्यों कहता है, क्योंकि जलालुद्दीन जो कि वृद्ध था, इसके समय में ये उदार शासक भी था, इसके समय में कई सारे विद्रोह हुए लेकिन मृत्युदंड नहीं देता था। अब चूंकि विद्रोह करने वाले मैक्सिमम क्या थे कि वो मुस्लिम ही थे, तो ये कहता था कि इसी के लिए मुसलमानों का रक्त बहाने मेरी कोई इच्छा नहीं है, इसी के लिए उनको क्षमा दान दे देता था, ठीक है। ये स्टेटमेंट किसकी तरह कहा गया है, तो ये स्टेटमेंट आपके जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी की तरह कहा गया। इन डिटेल इन सभी लोगों को पढ़ेंगे, एक एक बात बढ़ा के नहीं जा रहा हूं, बस अभी समझाता चल रहा हूं। कल को अरेंजमेंट आ जाए शासकों का, क्योंकि देखो सैयद डायनेस्टी के शासकों का क्रम इस बार पेपर में आया था। अब आप कुछ भी पढ़ जाओ दिल्ली सल्तनत के बारे में, पेपर आ गया सैयद डायनेस्टी के शासकों का क्रम, हम वहां नहीं काम करेंगे जहां से आगे पेपर में क्वेश्चन, तो हम बोल के हम इन डिटेल पढ़ दिए, लेकिन पेपर में क्वेश्चन वहां से आया जो आप दिमाग लगाओ तो पहले 15 मिनट में ही आपकी दिल्ली सल्तनत लग जाती। आगे बात समझ में। इसके बाद से आता है कौन, इसके बाद से गद्दी पे आता है आपका अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी बेसिकली इसका ड्यूरेशन जो है वो कई सारे रिफॉर्म और सैन्य अभियानों के लिए जाना जाता है, ठीक है। अलाउद्दीन के कई सारे सैन्य अभियान हैं उत्तर से लेकर दक्षिण तक, तो हम इसके उत्तरी अभियान को भी समझेंगे, हम इसके दक्षिणी अभियान को भी समझेंगे। अलाउद्दीन ने कई सारे जो सैनिक सुधार किए, अलाउद्दीन ने जो आर्थिक सुधार किए, वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है, तो हम उसको देखेंगे। बेसिकली इसके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, कब, जब हम लोग अलाउद्दीन पढ़ेंगे तब। अलाउद्दीन की सबसे बड़ी जो खूबी मानी जाती है वो मार्केट कंट्रोल सिस्टम यानी बाजार नियंत्रण प्रणाली मानी जाती है। इसके द्वारा स्टेब्लिश किया गया बाजार नियंत्रण प्रणाली। इसने क्या किया कि भाई चूंकि ये जो वो थे, जो सैनिक थे, सैनिकों को नकद वेतन देना स्टार्ट किया। नकद वेतन कैश में दो भाई, आपको जमीन नहीं मिलेगी, तो नगद वेतन देना स्टार्ट किया। तो नगद वेतन वो देता था तो कम देता था, क्यों, क्योंकि साम्राज्य की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी, ठीक है। ऊपर के लोगों ने क्या किया था कि बेसिकली जो सूफी संत थे, मुस्लिम संत थे, उन लोगों को खूब जमीन लैंड ग्रांट पे दिया था। परिणाम ये था कि चूंकि वहां से टैक्स मिलता नहीं था तो आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, ठीक है, आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। तो ये वेतन देता है लेकिन ये कहता भाई हम कम देंगे और बाजार हम नियंत्रण करेंगे। यानी बाजार नियंत्रण करेंगे मतलब क्या कि बाजार का ये जो वस्तुएं हैं, जो हमारा तय प्राइस है उससे ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, तो हम उसका प्राइस क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे। हम उसका प्राइस क्या करेंगे, उसका प्राइस रेगुलेट करेंगे। और इसके लिए वो कई सारे पोस्ट का बाजार नियंत्रण के लिए गठन भी करता है। कौन सी पोस्ट थी, कब गठन किया गया, ये चीज समझेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने एस्टेब्लिश की, तो अलाउद्दीन खिलजी। अब देखो अलाउद्दीन खिलजी के बाद एक शासक आता है जिसका नाम है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, ठीक है, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, ठीक है।
कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ही खिलजी डायनेस्टी का अंतिम शासक है, खिलजी डायनेस्टी का अंतिम शासक है। अब 1290 में ड्यूरेशन आया और 1320 में खत्म हो गया, तो केवल 30 साल तक शासन रहा। ऊपर हमने क्या देखा, स्लेव डायनेस्टी 84 ईयर चली है, ठीक है। तो ये क्रम क्या है, जीकेटीएसएल जो क्रम है, गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोदी, गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोदी, ये क्रम है दिल्ली सल्तनत के वंशों का। आपको एक क्रम बनाना है इसी जीकेटीएसएल से कि लॉन्गेस्ट टाइम और मिनिमम टाइम तक किसका शासन रहा। तो अब तक हम लोग 84 साल देख लिया और 30 साल देख लिया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, अब हम लोग आएंगे, ठीक है। अब हमारी बारी है, वो है तुगलक डायनेस्टी समझते हैं। हमने बोला अंतिम शासक कौन है, अंतिम शासक आपका है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। खिलजियों के पास से जो गद्दी पे बैठता है उस शख्स का नाम है गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक जो है ये गाजी की टाइटल धारण करता है। कौन सी टाइटल, गाजी की टाइटल धारण करेगा, और गाजी का टाइटल धारण करने वाला प्रथम सुल्तान बन जाता है दिल्ली सल्तनत का। तो पेपर में क्वेश्चन है कि वो कौन सा दिल्ली सल्तनत का शासक है जिसने पहली बार गाजी की टाइटल धारण की, तो उसका नाम हो जाएगा आपका गियासुद्दीन तुगलक। गाजी के टाइटल का मतलब, गाजी काफिर वर्ड सुनते हैं ना आप लोग, मतलब जो बेसिकली काफिर के कई सारे टर्म्स सकते हैं। नॉर्मली जो मैं समझता हूं कि काफिर का मतलब होता है कि जो, ठीक है, मुस्लिम धर्म को फॉलो करने वाली नहीं है, ठीक है। नॉर्मली एक टर्म्स दिया था है, ठीक है। तो काफिरों को ये कहता है कि काफिरों को खास तौर पे वो जो नॉन मुस्लिम्स थे जो इनके अगेंस्ट हुआ करते थे, तो काफिरों का नासक कहा जाता था इसको, काफिरों का नासक, ठीक है, उनका सत्यानाश कर देगा, समाप्त करने वाला। गाजी के टाइटल किसने लिखा, तो गियासुद्दीन तुगलक ने रखा। किसने रखा, तो गियासुद्दीन तुगलक ने रखा। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, यहां पे एक वर्ड है, एक वर्ड क्या है, गया। गया हमारे लिए क्या है, बड़ा पवित्र जगह है, तीर्थ स्थान है। अब हम इस गया नामक वर्ड से आपको समझाते हैं। इसी तरीके से बहुत ही पवित्र संत हुए हैं जिनका नाम है निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया, ठीक है। अच्छा, तो दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा, किसने देखा, क्या वो निजामुद्दीन औलिया थे या कोई और, ठीक है। मैं ऑप्शन में अमीर खुसरो नहीं रखना चाहता हूं क्योंकि अमीर खुसरो ने भी देखा है, ठीक है। तो अमीर खुसरो को मैं शासन से हटा रहा हूं, ठीक है। आपको बताना है कि दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन किस संत ने देखा था। चलो, हमने एग्जैक्ट और क्लियर कर दिया। तो जब हमने क्या बताया, ऊपर ही बताया कि आर्थिक स्थिति दिल्ली सल्तनत की खराब हो रही है, उसके पीछे का एक रीजन क्या था, लैंड ग्रांट। तो ये क्या करेगा, बोलेगा निजामुद्दीन औलिया से, एक काम करो, आपको जो जमीन मिली है ना, मैं एक अभियान पे जा रहा हूं। ये कहता है कि भाई मैं एक अभियान पे जा रहा हूं और मेरे उस अभियान से लौटने के पहले आपको क्या करना है। निजामुद्दीन औलिया कहता है कि जो आपको दान में धन मिला ना, वो सब लौटा देना है। क्या करना है, लौटा देना है। और कहा जाता है कि इन्होंने कहा हनोज दिल्ली दुरस्त, यानी दिल्ली अभी दूर है, इनके द्वारा एक ऐसा स्टेटमेंट दिया गया, ठीक है। और इसका परिणाम आप लोग समझ जाओगे। ये बंगाल पे अभियान के लिए गए थे, तो बंगाल अभियान ये जीत के आते हैं और एक लकड़ी का मंडप यानी एक महल होता है वो गिर जाता है और लकड़ी का महल इनके ऊपर गिर जाएगा और निपट जाएंगे। तो हमने एक शासक देखा जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो पोलो खेल रहा है और वाटर पोलो हो गया, ठीक है, मतलब निपट गया। और एक शासक है जीत के आ रहा है, ऊपर लकड़ी का महल ही गिर गया, निपट गया। अब यहां पे एसआईटी बैठानी चाहिए थी, क्यों निपट गया। तो एक रिपोर्ट आता है एसआईटी का, इस समय की एसआईटी का, वो रिपोर्ट कहते हैं गियासुद्दीन तुगलक को श्राप लग गया, किसका, निजामुद्दीन औलिया जी का। अब औलिया जी का भौकाल बढ़ जाएगा भाई, अब लेख को ही श्राप इनका, भाई शासक को ही श्राप दे दिए और शासक खत्म। ऐसा माना जाता है कि जो हनोज दिल्ली दूरस्थ का था बात थी, वो क्या है, दिल्ली अभी दूर है का जो बात था वो श्राप था। लोग मानते हैं कि दिल्ली तुम आ ही नहीं पाओगे, आओ, ठीक है। इसके बाद से एक गद्दी पे एक शख्स आता है जिसका नाम है एम बेटी, उसको कहते हैं हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ये वही शासक है, हमने इब्न बतूता का नाम पढ़ते ना, इब्न बतूता ये मोरक्को का निवासी था। इसके द्वारा एक बुक लिखी गई है जो कि एक यात्रा वृंदावन, जिसका नाम है रेहला, ठीक है, रेहला नामक इसके द्वारा एक बुक लिखी गई है। और ये रेहला क्या है, एक यात्रा वृत्तांत है, ट्रैवल बुक है। मतलब क्या है कि ये घूमा भारत में, इसको जो चीज दिखी उसने इब्न बतूता नामक, रेहला नामक इस बुक में लिख दिया। किसने, इब्न बतूता में। एमबीटी से बड़ा खुश होता है
और इसको काजी नियुक्त करता है, दिल्ली में एक लंबे समय तक काजी रहेगा, और बाद में इसको अपना राजदूत बनाता है, और अपना राजदूत बना के कहां भेज देता है, चीन भेज देता है कि भाई तुम चीन चले जाओ, ठीक है। और ये यहां से चीन जाता है लगभग 1342 में, और वहीं से फिर ये मोरक्को पे लौट जाता है, ठीक है। इसके बाद से ये तो हो गया एमबीटी कहानी। अब आपकी आती है एफएसटी की कहानी, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। तो एफ मतलब एफ से फेयर, बेसिकली बहुत फेयर काम के लिए जाना जाता है किसका दौर, तो फिरोज शाह तुगलक का दौर। फिरोज शाह तुगलक का दौर क्यों है, इसने कई सारे रिफॉर्म किए हैं, बेसिकली एफएसटी का दौर इसलिए जाना जाता है। जैसे इसके द्वारा जैसे मान लो इसने एक दान विभाग बनाया, ध्यान देना। होता क्या था, दीवाने बंदगान नामक इसका एक विभाग था। बंद मतलब क्या, बंदी, तो बंदियों को क्या कहते थे, दास कहते थे। तो दासों और गुलामों की देखभाल के लिए इसने दीवाने बंदगान बनाया। इसने निःशुल्क अस्पताल बनाया, इसने क्या किया, निःशुल्क अस्पताल बनाया। दीवाने खैरात नामक एक विभाग की स्थापना की, जो कि एक दान विभाग था, दान जो कि एक क्या था, दान विभाग था। निर्माण के लिए, लोक निर्माण के लिए इसने लोक निर्माण विभाग बनाया ताकि जो रोड सड़कें हैं ये सब बन सके। इसी लोक निर्माण विभाग के द्वारा ही कुतुब मीनार की क्या कराई गई थी, मरम्मत कराई गई थी। तो इसका संबंध क्या है, कुतुब मीनार से भी है। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी, ऐबक ने रखी थी। ऐबक के बाद उसको पूरा किसने कराया, तो इल्तुतमिश ने पूरा कराया। बाद में उसकी मरम्मत किसने कराई, एफएसटी ने भी कराई। अब आप थोड़ा सा कुतुब मीनार को गूगल करो, देखो कितनी मंजिला है, ठीक है। ये सब देख लो, कौन सी मंजिल कब निर्माण की गई ये देख सकते हो। कुतुब मीनार के पास सेपरेट क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, ठीक है। तो एफएसटी का दौर हम लोग इसको इस बारे में जानते हैं। फिरोज शाह तुगलक के बाद से जब फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि उसके बाद से न्यू पड़ जाती है आपकी, थोड़ा सा देखो बीच में ब्रेक आपको दिख रहा होगा, 1388 के बाद से 1414। लेकिन ये बड़ा जो उत्तराधिकारी का रूल है, मतलब नाम मात्र के शासक मिलते हैं और वो कुछ स्टेबल भी नहीं होते हैं, मतलब उसमें से कोई बहुत स्टेबल भी नहीं होता है, ठीक है। और यहीं से माना जाता है कि लगभग क्षेत्रीय राज्यों का भी उद्भव हो जाता है, ठीक है। क्योंकि देखो 1388 के बाद से अब हम लोग पढ़ेंगे 1414 के बारे में। ये एफएसटी के बाद से और कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मिलता नहीं है, क्योंकि जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसका ज्येष्ठ पुत्र था फतेह खां, ठीक है। और उस फतेह खां का पुत्र था ध्यान देना तुगलक शाह। इसने तुगलक शाह को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। किसको, तुगलक शाह को, टाइटल के नाम से रख दिया था नाम, ठीक है, ध्यान देना। तो ये फिरोज शाह तुगलक है ना, तो इसका नाम तुगलक शाह रख दिया था, हाँ। और इसका नाती था तो उसको बना दिया, पौत्र बोलते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें उनके लिए है नहीं, तो हम लोग छोड़ेंगे। अब देखो सैयद डायनेस्टी, खिज्र खां 1414 में सैयद डायनेस्टी की न्यू कौन रखता है, तो वो रखी जाती है खिज्र खां के द्वारा। उसके बाद से क्या हुआ, ठीक है। उसके बाद से बारी किसकी आती है, उसके बाद से बारी आ गई मुबारक शाह की, उसके बाद से मोहम्मद शाह की, फिर अलाउद्दीन आलम शाह की। यही पीटी में क्वेश्चन पूछ के आया है कि इनका क्रम बताओ। देखो सैयदों के बारे में आप पीवाई की उठा लो, क्वेश्चन आया ही नहीं है, और एक ही बार क्वेश्चन आया तो ये आया कि भाई इनका अरेंज कर दो, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट बात सैयदों के ड्यूरेशन में कुछ है ही नहीं जो आपको पढ़ाई जाए, ठीक है। 37 साल तक इन्होंने शासन किया, कुछ किया ही नहीं है। केवल इसी के लिए आयोग आजादी के बाद से एक क्वेश्चन बना इनके बारे में, और वो ये है इनके कालानुक्रम को बताने में, या मैक्सिमम पूछे तो क्या, संस्थापक का नाम। उसके बाद से एक डायनेस्टी आती है, उस डायनेस्टी का नाम है लोधी डायनेस्टी। ध्यान रखना, उस डायनेस्टी का नाम है लोधी डायनेस्टी। जिस डायनेस्टी की न्यू कौन रखेगा, बहलोल लोधी के द्वारा रखी जाती है। और बहलोल लोधी लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन तक शासन करने वाला शासक है, ध्यान रखना, लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन तक 38 ईयर तक, 38 सालों तक इसने शासन किया है। मैं क्या करूंगा, जब दिल्ली सल्तनत खत्म करूंगा तो आपको, अभी मैंने क्या बताया, अभी मैं ड्यूरेशन के हिसाब से दिल्ली सल्तनत का क्रम बताऊंगा, फिर मैं शासक टॉप 5 शासक जो एज के हिसाब से वो समझा दूंगा, या टॉप 3 तो कम से कम देख लेंगे, ताकि कल को उनका कालानुक्रम के साथ, कालानुक्रम नहीं अवधि के हिसाब से क्रम लगाने के लिए आ जाए क्वेश्चन, तो भी आप लगा लो। फिर इसके बाद से क्या आएगा, इसके बाद से सिकंदर आएगा, ठीक है। गजे सिकंदरी का नाम सुना है ना, जो कि भूमिनाप की एक पैमाइश थी, तो गजे सिकंदरी से समझना वो किसने लाया, सिकंदर लोधी ने लाया। आगरा नगर की स्थापना किसने की, तो सिकंदर ने किया। और इस सिकंदर लोधी ने आगरा में एक महल की भी स्थापना करवाई थी, ध्यान देना, आगरा में इसने एक महल की भी स्थापना करवाई थी, ओके, ध्यान देना। इसके द्वारा आगरा में एक महल की भी स्थापना करवाई गई थी, जो कि पेपर में क्वेश्चन बन के आ सकता है। सिकंदर के बारे में एक और फैक्ट ये कहा जाता है कि ये काफी विद्वान व्यक्ति था। ये गुलरुखी नाम से क्या करता था, गुलरुखी नाम से
कुछ कहानियां लिखता था। आगरा के बारे में मैंने बताया आपको, किसने आगरा की स्थापना की, आगरा की स्थापना की, ये सारी बातें मैंने आपको बताया। गजे सिकंदरी यही बताया। इब्राहिम लोदी, अब ध्यान देना, इब्राहिम लोदी लास्ट शासक बनता है, ठीक है। इसकी दो लड़ाइयां बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक खतौली की लड़ाई है, एक खतौली की लड़ाई है, ठीक है, जो कि लड़ी गई कब, ध्यान देना 1518 में, 1518 में गद्दी पर बैठने के तुरंत बाद। और एक इसका होता है पानीपत का फर्स्ट वार, ठीक है, पानीपत का फर्स्ट वार। और ये लड़ा किसके द्वारा जाता है, वर्सेस बाबर। दोनों लड़ाइयां ये हारता है। अब इन डिटेल में इनमें से बहुत सारी चीजें तो मैंने आपको समझा दिया। इन्हीं चीजों को, इन्हीं राजाओं को हम लोग इन डिटेल में क्या करेंगे, कल की क्लास में पढ़ेंगे। जो ज्यादा समय देने लायक हैं उनको ज्यादा समय देंगे, जिसकी जितनी औकात है उस हिसाब से हम समय देंगे। औकात का मतलब जिन्होंने जैसा किया होगा उसी हिसाब से उनके चांसेस है पेपर में क्वेश्चन बन के आने के। तो जिन्होंने कम किया है उनके बारे में कम प्रभावी क्वेश्चन बनेंगे, जिन्होंने ज्यादा किया है उनके बारे में ज्यादा प्रभावी क्वेश्चन बनेंगे। तो हम पढ़ेंगे भी उन्हीं के हिसाब से। अब देखो, पहला 50 मिनट की क्लास कंप्लीट होगी। आप मुझे बताओ कि क्या पहला 50 मिनट की क्लास आपको बोरिंग लगी, समझ में आया या नहीं? यस कमेंट करना है, ठीक है। नो किसी ने कमेंट किया तो ठीक नहीं पाएगा। हाँ, आगे बात समझ में? भाई बड़ा मेहनत से चीजें लेके आते हैं तो बेइज्जती मत करना, बोलना हाँ सर समझ में आ रहा है। हाँ, अब लोग आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को देखते हैं। अब हमको इन डिटेल देखना है। हमने क्या किया, सभी शासकों को समझा, एक दूसरे से इंटरलिंक किया, ठीक है। अब आपको एक डायनेस्टी में शासकों का क्रम पूछिए, या विभिन्न डायनेस्टी के शासकों को रख के आपसे अरेंज करवाए, मेरा पूरा विश्वास है आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो ये कहे कि सर मेरे से समाप्त नहीं हो पाएगा या मेरे से वो लग नहीं पाएगा। अगर कोई बोलेगा तो आपकी व्यक्तिगत गलती है, हाँ कसम से। अब आ जाओ, अब देखते हैं हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक को इन डिटेल देखते हैं। हमने इंट्रो तो देखा है। देखो, चूंकि ये था गुलाम, तो मैंने आपसे बताया कि इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, ठीक है। गुलाम था तो इसने कभी भी सुल्तान, ठीक है, ही डिड नॉट एज्यूम द टाइटल ऑफ सुल्तान, कभी नहीं लिया, ठीक है। और क्या है, ना इसने गद्दी पे बैठते समय खुतबा पढ़वाया और न ही अपने नाम में कोई ख्वाहिश चलाया। क्यों? मोहम्मद गोरी का गुलाम था, क्योंकि ये, ठीक है। तो गोरी के नाम के ऑलरेडी सिक्के थे, तो ये बोला कि भाई हम क्यों चलाए, सुल्तान है, ठीक है। इसने बात आती है कि क्या कोई टाइटल नहीं किया, तो इसने दो टाइटल लिया। एक टाइटल का नाम था मलिक और एक टाइटल का नाम है सिपह सलार। इसने केवल मलिक और सिपह सलार नामक ये दो टाइटल्स धारण किए, ओनली 2 टाइटल्स। आगे बात समझ में? अब देखो, काफी चूंकि ये दयालु था, मतलब खुद गुलाम था, बचपन में इसको बेचा गया था, तो होता ना फीलिंग्स जग जाती हैं, होती है फीलिंग्स वाला गाना, हाँ याद करो। तो ये चूंकि बहुत दानी था तो इसको लाख बख्श कहा जाता, जो लाखों का बांटने वाला, मतलब हाँ इसकी तुलना लेकिन करोड़ से मत करना, ठीक है। लाख बख्श, लाखों बांटने वाला कहा जाता था इसको, ठीक है। जानना कुछ इसके द्वारा स्थापत्य की निर्माण कराएगी, जैसे कुतुब मीनार जो हम लोग देखते ना, तो कुतुब मीनार जो है जानना, ये देखो यहाँ पे सबका इंग्लिश लिखा हुआ भाई, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसने कुतुब मीनार की नींव रखवाई। लेकिन जब कुतुब मीनार बन रहा था, ठीक है, अब तक कुतुब मीनार किसके नाम पे बन रहा था, कुतुब मीनार किसके नाम पे रखा गया है, ठीक है, बताना आप लोग। तो होता क्या है, जो कुतुब मीनार का नींव रख रहा था उसी समय इसकी डेथ भी हो जाती है। मतलब ये इसका पूरा बनने के पहले, पूरा निर्माण होने के पहले ऐबक की मृत्यु हो गई है, तो अधूरा निर्माण कराया, यानी निर्माणाधीन था जब ये मरा था, ठीक है। इसने क्या किया, कुव्वल उल इस्लाम मस्जिद का भी निर्माण कराया, भारत की पहली इस्लामिक शैली की, ठीक है, ये मस्जिद है। ये क्या है, फर्स्ट इस्लामिक स्टाइल की क्या है, मॉस्क है, मस्जिद है, ठीक है। इसके द्वारा 2.5 दिन के झोपड़ा नामक भी एक मस्जिद बनवाएगी, 2.5 दिन के झोपड़ा नामक मस्जिद बनेगी। कुतुब मीनार के बारे में हमने पढ़ा है, वहां पे क्या है, एक आयरन पिलर है, किसका, चंद्रगुप्त द्वितीय का, चंद्र नामक शासक का उल्लेख मिलता है, मेहरौली लौह स्तंभ लेख हमने पढ़ लिया है। तो कुतुब मीनार को वहीं से समझ जाना आप लोग फिर से एक होमवर्क देता हूं जो हम लोग पढ़ चुके हैं। सुदर्शन लेक के बारे में बताओ, सुदर्शन झील के बारे में बताओ, किन किन शासकों का उससे संबंध रहा है, सब पढ़ चुके हम लोग, सब रिवीजन करवा रहा हूं, ठीक है। और हमने पढ़ा कि चौगान खेलते वक्त क्या होती है, इसकी गिर जाता है और इसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। कब, 1210 में। 1210 में जब इसकी डेथ होती है तो ऐसा नहीं है कि शुरुआत में ही क्या होता है, इल्तुतमिश गद्दी पर जाता है, ठीक है। इसके बाद इसका पुत्र था जिसका नाम था आराम शाह, ठीक है। बाप घोड़े से मर गया और ये आराम फैला रहा था, नाम में ही था आराम। आराम शाह गद्दी पे आएगा, इसको लगे भाई मजे मलाई काटो, पिताजी घोड़ा खेलते खेलते गए, देखते देखते हम तो राजा बन गए, आराम गद्दी पे आ जाएगा। लेकिन था ये अयोग्य, और बाजी वही जीतेगा तलवार में जो योग्य होगा।
और योग्य कौन था? इल्तुतमिश। तो इसको निपटाएगा इल्तुतमिश, ठीक है, और कहेगा भाई काम करो, हम बैठेंगे गद्दी पे। मैंने बताया कि कुतुबुद्दीन ऐबक इसको गुलामी से मुक्त भी कर चुका था, और जब ऐबक शासन में था तो भी ग्वालियर और बुलंदशहर का सूबेदार भी था, देखना, ठीक है। और 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बदायूं का भी सूबेदार बनाया था। तो ये कुल 3 लोकेशन, ग्वालियर, बुलंदशहर और बदायूं, इन 3 लोकेशन का क्या था? सूबेदार था। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि किन किन जगहों का ये क्या था? सूबेदार था, गवर्नर था। सूबेदार मतलब गवर्नर। तो गवर्नर के रूप में इसने राजा बनने के पहले, सुल्तान बनने के पहले 3 जगहों पर सेवाएं दिया था ऐसा गवर्नर, ग्वालियर, बुलंदशहर और बदायूं। ग्वालियर, बुलंदशहर, बदायूं, ठीक है। अब इल्तुतमिश के बारे में देखते हैं। तो इल्तुतमिश भी आएगा तो शुरुआत में कुछ संघर्ष करता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, वो संघर्ष देख ले। जैसे कि क्या करता है, 1215 से 16 के बीच में क्या करता है, आपका याल दोजो से संघर्ष करता है। किसके साथ? तो ये करता है याल दोजो के साथ संघर्ष करता है, याल दोज के साथ संघर्ष करता है। इसके बाद से इनका थोड़ा सा कुबाचाओं के साथ, ठीक है, जानना। उस वक्त देखो कुबाचा शासक कौन रहेगा? नासिरुद्दीन कुबाचा। तो थोड़ा सा कुबाचाओं के साथ संघर्ष होता है, लेकिन अभी संघर्ष स्टार्ट होता है, किसी नतीजे पे नहीं पहुंचता है। मंगोलों का संघर्ष देखो मैंने 1221 लिखा है, और कुबाचा का संघर्ष मैंने 1224 लिखा है। आप समझना बात को। कुबाचा से संघर्ष पहले से स्टार्ट था, लेकिन उसने कुछ रिजल्ट नहीं दिया था। तो कुबाचा के संघर्ष का रिजल्ट मिले उसके पहले मंगोलों के आक्रमण से बचाव के लिए, ठीक है, बेसिकली एक हम लोग कह सकते हैं कि एक सिंपल सा मंगोल आक्रमण से बचाव के लिए एक प्लान हम लोग कह सकते हैं कि तैयार था। तो मंगोल संकट जो था इसके ड्यूरेशन में आया था, वो कुबाचा के संघर्ष के पहले आया था। मंगोल संकट जो इसके समय आया था वो कुबाचा से संघर्ष के पहले आया था। हालांकि कुबाचा का रिजल्ट मंगोल संकट के बाद निकला है। बात क्लियर? अच्छा, समय के साथ इसने बंगाल पे भी कंट्रोल स्टेब्लिश किया, ठीक है। और कब वहां का उस गद्दी पे कौन था? बंगाल पे संघर्ष, मैंने यहां पे क्या बोला, बंगाल पे इसने स्टेब्लिश किया। क्यों? क्योंकि देखो होता क्या है, जब ऐबक मृत्यु को पाता है तो बंगाल का जो शासक था उसने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो इसी के लिए बंगाल पे भी नियंत्रण स्टेब्लिश करता है, ठीक है, ध्यान देना। राजपूतानों से भी इसने संघर्ष स्टेब्लिश किया। अब देखो यालदौज के साथ संघर्ष क्यों किया? यालदौज के साथ संघर्ष करने का रीजन क्या था कि यालदौज पंजाब पे कंट्रोल करना चाहता था। पंजाब पे कंट्रोल मतलब पश्चिमी भारत के एरिया पे कंट्रोल। लेकिन इल्तुतमिश ने कहा कि भाई मैं एक काम करता हूं, इसका जवाब देता हूं, पंजाब पे जो इसकी कंट्रोल की मंशा उसको साफ करता हूं, वो स्टेब्लिश नहीं कर पाएगा पावर, और इससे रिजल्ट क्या रहेगा, जो गजनी डायनेस्टी है, गजनी से इसका संपर्क है, वो भी यहीं से यहीं समाप्त हो जाएगा। मतलब हम पूर्णतया अलग हो जाएंगे अब, ठीक है। एक तो काम बेसिकली ना यालदौज की इच्छा होती पंजाब पे अटैक करने की या कंट्रोल करने की, ना इसका इल्तुतमिश से लड़ाई होता, ठीक है। आगे क्या है, कुबाचा से इसका संघर्ष क्यों हुआ, ठीक है। तो सल्तनत की सीमाओं पर इसने प्रभुत्व की कोशिश की थी कुबाचाओं ने, ठीक है। सल्तनत की सीमा पर क्या किया, बेसिकली एक्सपेंड किया अपनी सीमा। कुबाचाओं का था कि हम सल्तनत की बाउंड्री में एंट्री करते हैं, थोड़ा सा अपना सीमा प्रसार करने की कोशिश की। सीमा प्रसार करने की कोशिश की तो लड़ाई करेगा इल्तुतमिश, और परिणाम क्या होगा कि मुल्तान और सिंध जीत लेगा। मुल्तान और सिंध कुबाचाओं से जीत लेगा। मंगोल से आक्रमण वाला जो बात है मेरे भाई, 1221 का ये घटना, ईयर भी याद रखना, 1221। यहां पे मैंने लिखा चंगेज खान और जलालुद्दीन मंगबरनी, ठीक है। मंगबरनी क्या था, इसका भतीजा हुआ करता था। चंगेज खान का भतीजा क्या था, तो जलालुद्दीन मंगबरनी था। मंगबरनी क्या करता है, विरोध कर देता है। इस समय विद्रोह शासकों में खूब होते थे, ठीक है। अभी आपने छावा मूवी आई थी, तो छावा मूवी में हमने देखा क्या कि खुद औरंगजेब का लड़का विद्रोह करके आया था, ठीक है। तो विद्रोह खूब होते थे। तो जलालुद्दीन मंगबरनी क्या करेगा, विद्रोह कर देगा। विद्रोह होता तो जाहिर बात है चंगेज खान इसको छेन छोटा करेगा। तो हाइट में तो चंगेज खान छोटा था, लेकिन बड़ा दर्दनाक वो था, मतलब शासक था। तो क्या जलालुद्दीन मंगबरनी मिल जाए तो मतलब नोच देंगे इनको एकदम। अब मंगबरनी जान बचा के कहां आएगा, दिल्ली, सिंधु पार करेगा। इल्तुतमिश का दरवाजा खटखटाएगा। इल्तुतमिश बोले कौन, बोलेगा मंगबरनी। भाई क्या कहीं आया है, तो बोलेगा 100 रुपया लेने नहीं आए हैं, चंगेज क्या मेरे पीछे आ रहा है, और भाई तू योग्य है, तूने खोखरों से लड़ाई लड़ी है, तू ऐसा है, तू वैसा है, भाई बचा ले। इल्तुतमिश बोलेगा ठीक है भाई, थोड़ा होल्ड कर। सेना भेजेगा अपनी, देखेगा हाँ भाई चंगेज खान तो सिंधु के किनारे आ चुका है। बोलेगा एक काम कर मंगबरनी भाई, यहाँ का माहौल मतलब हम तो भारत में है, और भारत क्या करता है कि जो आगंतुक है उनका स्वागत करता है।
अब भाई यहीं पे पृथ्वीराज चौहान होते हैं तो कहते हैं मंगवर्णी मेरा दरबारी क्या है, मेरे दरबार का अतिथि है, और अगर चंगेज खान ने उंगली उठाया तो उसका गर्दन काट देंगे। लेकिन इल्तुतमिश क्या कहा, इल्तुतमिश बहुत होशियारी से बात देगा, क्या कहा, मंगवर्णी भाई यहाँ की ना अभी तुम आए हो, समझ रहे हो ना, हाँ वो तबीयत खराब हो जाएगी, वो दौड़ भाग करके आओ, तुम जहां से आओ वहां का परिवेश जो इन्वायरमेंट थोड़ा अजीब अलग है, अभी तुम जहां पे आओ यहाँ पे मौसम गर्म रहता है, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, सर्दी हो सकती है तुमको, तो हम नहीं चाहते तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए, तुमको सर्दी हो जाए, तो एक काम करो तुम यहां से जाओ, तुम्हारे लिए परिस्थिति अच्छी नहीं है। इनडायरेक्टली कहना चाह रहा था कि हम तुमको संरक्षण नहीं देंगे। मंगवर्णी समझ जाता कि भाई ये जो हमारी तबीयत खराब का, इधर तबीयत खराब का तो उनको डर दिखा रहे हो, और वहां गठरी काटने वाला है, तबीयत खराब में तो 2-3 महीना 4 महीना 5 महीना जी जाएंगे ना, वो पा जाएगा तो हेस काट देगा, अलग कर देगा और विदा कर देता है, सेना लगाएगा, बोलेगा काम करो, सेना तुमको सिंधु नदी पे छोड़ दे रही है। इल्तुतमिश की सेना ले जाती है मंगवर्णी को सिंधु नदी के किनारे छोड़ती है, उधर उसके चाचा जी इंतजार करते हैं, चंगेज खां। और कहा जाता है चंगेज खां के सामने अपना घोड़ा इसने सिंधु नदी में कुदा दिया और जीवित सिंधु नदी को पार भी कर लिया। इसकी वीरता को देखते हुए चंगेज खां कहता है अगर मंगवर्णी मेरा भतीजा नहीं बेटा रहता ना तो गद्दी मिलता इसको। बहादुर तो था बंदा, ठीक है, ध्यान देना। तो मंगवर्णी को सरल न दिखे, टकराव टाला, तो ये क्या था, ठीक है, तो दिल्ली को सेव क्या था, एक डिप्लोमेसी पावर, एक डिप्लोमेटिक पावर, देखो इसकी, ये युद्ध ही नहीं डिप्लोमेट का भी सहारा लिया। देखो बंगाल की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी कौन, हुसामुद्दीन एवाज खिलजी, ठीक है, तो बेसिकली इनको पराजित किया गया, परिणाम इनको क्या किया, नासिरुद्दीन महमूद ने पराजित किया था। नासिरुद्दीन महमूद ने क्या किया था, इनको पराजित किया था। नासिरुद्दीन महमूद अभी आगे मिलेगा आपको, ठीक है, ये देखो इसका पौत्र था नासिरुद्दीन महमूद, ठीक है, तो नासिरुद्दीन महमूद को भेजता है कि भाई इनके खिलाफ एक अटैक करो और इनको हरा देता है। ये 1225 की घटना है। बाद में एक राजपूतानों से भी इसका अभियान चलता है 26-27 में, ठीक है, और रणथंभौर पर 1226 में और 1227 में कहां पे विजय कर लेगा, बेसिकली मंडोर पर। अब देखो इसका विजय का क्रम आ गया, मतलब इसकी लड़ाई हो या विजय का क्रम आ गया तो क्या करेंगे। रणथंभौर जीता 1226 में, मंडोर जीता 27 में, बंगाल जीता कब, 25 में, बंगाल जीता 25 में, ठीक है, मुल्तान और सिंध जीता कब, तो 1224 से 28 के बीच है। तो पहले मुल्तान, फिर सिंध, फिर बंगाल, फिर रणथंभौर, फिर मंडोर। आगे बात हमने इस हिसाब से इसने जिताई की है। तो मुल्तान दिल्ली सल्तनत में किसके ड्यूरेशन में आया, सिंध किसके ड्यूरेशन में आया, बंगाल किसके ड्यूरेशन में आया, रणथंभौर किसके ड्यूरेशन में आया, मंडोर किसके ड्यूरेशन में आया, तो इल्तुतमिश। इसी के लिए कहा जाता है इल्तुतमिश वास्तविक संस्थापक था। मंगवर्णी से सहायता नहीं दिया, डिप्लोमेटिक पॉलिसी अपनाया, भैया एक और युद्ध इसके ऊपर थोपने से बच गया, ठीक है। अब देखो खैर नियति क्या ना कराए भाई, होता ऐसा है कि 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। इल्तुतमिश मृत्यु होगा तो होगा क्या, अब इल्तुतमिश की सबसे योग्य बेटियां थी और इसका एक भाई था, ध्यान रखना, इसका एक भाई था, वो भी योग्य नहीं था, उसका नाम था बहराम शाह। हमने उधर आराम शाह देखा, इधर बहराम शाह देखो। तो रजिया सुल्तान, रजिया को इल्तुतमिश की इच्छा थी कि गद्दी बैठा दिया जाए, यानी शासिका बने रजिया, योग्य थी रजिया। रजिया को अगर शायद दरबारी षड्यंत्र का शिकार नहीं बनी होती तो एक स्टेबल शासन स्टेब्लिश करती और दिखाती कि दम है मुझमें, ठीक है। अच्छा अब आओ देखो, आप हिंदू शाही शासकों में या हिंदू राजवंशों में आप कई शासकाएं पाओगे, ठीक है। मराठाओं में भी महिलाओं ने नेतृत्व संभाला, ठीक है, आपको सातवाहनों में भी देखने को मिलता है। मतलब हिंदू डायनेस्टीज में आपको भर भर के हिंदू शासकों के एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं, संरक्षण प्रदान करने वाले शासकों के एग्जांपल मिलते हैं। लेकिन मुगल और दिल्ली सल्तनत में आपको सिंगल ऐसे नहीं मिलेंगे, एक रजिया का ही मिलता है। रजिया को भी सोचो इंटरनली मार दिया गया, ठीक है, ध्यान रखना, इंटरनल मुद्दा इंटरनल समझा दिया गया। उत्तराधिकारी 1236 में पहली ऐसी शासिका बनेगी, फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत चूजन बाय द पीपल। मतलब लोगों ने चुना, बोला कि तुम ही शासिका हो, इतनी इमोशनली ब्लैकमेल करेगी। इसी के लिए कहा जाता है अगर भाई नेता बनना है ना, आगे जाना तो कुशल वक्ता होना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मोदी जी कुशल वक्ता, योगी जी कुशल वक्ता। बिहार में चुनाव है, जो कुशल वक्ता होगा वो जीतेगा। देखते हैं कि पीके कुशल वक्ता है कि नहीं, ठीक है। मतलब जो भी, ये तो एक समझाने का तरीका है। आते हैं हम लोग बात को समझाने के तरीके में। जब दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे बैठती है तो कहती क्या है,
पहले भैया हमको कौन कौन गद्दी से हटाया था, कौन कौन नहीं जाना था। तो पहचान करती कुछ तुर्क के चहलगामियों का, कुछ अमीरों का, उनको किसी का गद्दी बदल देगी, किसी का पद परिवर्तन कर देगी, किसी को पद मुक्त कर देगी, अपने सपोर्टर को पदयुक्त कर देगी, कुछ को निपटवा देगी। तो दमन करती है, सप्रेस्ड करेगी जो विद्रोही थे, जो रेबल्स थे। इकता व्यवस्था स्टेब्लिश किसने किया? तो इकता व्यवस्था स्टेब्लिश किया था इल्तुतमिश ने। इकताओं में भी ये क्या करेगी? बदलाव करेगी। ठीक है, अच्छा आगे क्या है? सोशल रिफॉर्म तो खैर इसको हमको नहीं बोलना चाहिए क्योंकि ये खुद के लिए रिफॉर्म करती है। पर्दा प्रथा को इसने स्वयं त्यागा था, समाज को नहीं त्यागवाया था। तो यहाँ पे मतलब मैं तो सामाजिक सुधार इसको नहीं मानूंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ये मुझे लगता है गलत हो गया, ये स्टेटमेंट काट देना, क्योंकि ये सुधार और सुझाव उसने खुद के लिए किया था, सबने नहीं किया था। सुधार तो होता ना सबने करे। तो पर्दा प्रथा इसने त्याग दिया। ये बोलते हैं शासक हूं, अब हम पर्दा करके आएंगे दरबार में, हमारा कौन बात मानेगा? चेहरा दिखेगा नहीं, हम रिसिया रहे हैं कि मुस्कुरा रहे हैं, दिखेगा नहीं, तब पर्दा उठाएगी, पर्दा त्याग देगी। बोले कि पुरुषों की तरह कुबा और कुलाहा पहनकर आती थी, कोट पैंट पहन के आती थी, ठीक है, पुरुषों की तरह रहती थी। ठीक है, ध्यान देना ताकि पुरुष लगे। अब आ जाओ, मैंने बोला कि तुर्क ए चहलगामियों से इसका खूब टकराव हुआ, सुंदर भी थी। तो तुर्क ए चहलगामी, खास में अल्तुनतुनिया, इसमें बहुत बहादुर और योग्य था, नवयुवक था, तो हमसे भी हो जाए। लेकिन ये कहा जाता है प्रेम किसी और से करते थे, क्योंकि एक मतलब वो तुर्क के चहलगामी का खैर हिस्सा नहीं था, किसी और से, किसी और जाति के लोग से, मतलब वो तुर्क नहीं थे, वो क्या करती है घुड़सवारी सीख रही थी। ठीक है, मुझे उनका नाम याद रहा है, मैं एक बार अगर थोड़ा सा टाइम देंगे तो शायद उसका नाम सोच देख लो तो बताऊंगा आपको। ठीक है, वो आपका था जिसका नाम मैं बोला था, उसका नाम आपका था, यहां पे मैं लिखा हूं जलालुद्दीन याकूत। क्या कहीं नोट करना आप लोग नाम इसका। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन आ भी सकता है, आजकल कुछ भी दे रहा है पेपर में क्वेश्चन। तो उसका नाम था जलालुद्दीन याकूत, जलालुद्दीन याकूत। तो जलालुद्दीन याकूत ये तुर्क नहीं था। इसको क्या करती है? पद देती है, नवीन नियुक्तियां करती है। और ये इसको जो पद देती है उस पद का नाम था अमीर ए आखूर। अमीर ए आखूर का पद देखिए, ये असुसाला प्रमुख हुआ करता था। और ये क्या कि भाई पुरुषों की तरह व्यवहार कर रही है, और पुरुषों को तो घोड़ा चलाने आता था। रजिया में एक ही दिक्कत थी, तो घोड़ा चलाने नहीं आता था। तो ये कहे कि काम करो, हम अपने कमांडर ऑफ घोड़ा ठीक है, मतलब अमीर ए आखूर से बोलते हैं तुम ही हमको घोड़ा सिखा दो। तो वो सुबह सुबह घोड़ा सीख रही थी, घोड़ा चलाना सीख रही थी। ठीक है, तो ऐसा करता था, दृश्य कुछ ऐसा था कि जलालुद्दीन याकूत बैठा था और दोनों लोग साथ में घोड़ा सीख रहे थे। ठीक है, और ये दृश्य क्या है, तुर्क ए चहलगामियों को अच्छा नहीं लगा, मनमोहक नहीं लगा। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो क्या करो, ये तो मतलब गैर तुर्कों से क्या हुई है, फंस गई है, मतलब प्रेम कर गई है। हाँ, तो जो जनता इनको बैठाई है पिताजी के नाम पे, जनता कुछ भी बर्दाश्त कर सकती है। तो समझ गए, गैर जाति में विवाह नहीं बर्दाश्त करती है, प्रेम तो एकदम नहीं उस समय। तो कहा जाता है कि यहीं से क्या होता है, तुर्क ए चहलगामी इसमें अल्तुतुनिया को थोड़ा चढ़ा दिया जाता है, और अल्तुतुनिया करेगा विरोध, और इसी के भाई जिसका नाम था बहराम था, उसको गद्दी बैठा था, इसको हटा के जाओ घोड़ों से का। अल्तुतुनिया से कहता भी भाई मुझसे ऐसा अच्छा घुड़सवार कौन है, लेकिन थोड़ा तो तुमको याकूत के साथ सीखना है। तो बोलती है इसको पढ़ के कैद में रख देगा अल्तुतुनिया। तो कहती है अरे ऐसा कोई बात नहीं है, बस दोस्त है। ठीक है, अच्छा घुड़सवार है तो सीख रहे थे, ऐसी कोई बात नहीं है अल्तुतुनिया, विश्वास रखो। अल्तुतुनिया नहीं विश्वास है, बोले कि तुझसे शादी करने के लिए तैयार है। अब देखते ही देखते अल्तुतुनिया जो है क्या तुर्क के चालीसा का एक मेंबर, उसको लगे बस शासिका का पति, वो बोलेगा काम करो इसको कैद से छोड़ो, विवाह कर लेगा। ये कहता है काम करो अल्तुतुनिया कि भाई हम हनीमून के पहले क्या करेंगे, पहले तुमको गद्दी पे बैठेंगे। कसम खाता है। हालांकि दरबारी षड्यंत्र इतना बढ़ चुका था जिसका हिस्सा खुद अल्तुतुनिया था। बाद में वो दरबारी षड्यंत्र खुद खत्म नहीं कर पाता है और ये लोग लड़ाई हार जाते हैं। रात में इनका एक जगह भाग के जाते हैं, एक जंगल में ये विश्राम करते हैं। ठीक है, मतलब विश्राम के ड्यूरेशन में ही ऐसा माना जाता है। ठीक है, कि वो एकांत के पल का मतलब एकांत में जी रहे थे और कुछ डाकुओं ने उनके अटैक करके मार दिया, दोनों लोग को मार दिया, अल्तुतुनिया को भी मार दिया और रजिया को भी मार दिया। तो रजिया गुंडों में फंस गई, समझ गए। हाँ, तो भाई अल्तुतुनिया भी यहीं से मार दिए गए। ठीक है, गए
बहराम शाह इस तरीके से आ जाता है कौन गद्दी पे, 1240 में क्या होता है, रजिया की हत्या होती है। अब देखो बहराम शाह, रजिया के बाद षड्यंत्र हुआ और उस षड्यंत्र का परिणाम कौन था कि बहराम शाह था, बहराम शाह गद्दी पे आ गया, बहराम शाह गद्दी पे आ गया। ठीक है, तो रजिया के बाद अच्छा इसका इंग्लिश में इसका नहीं क्या कंटेंट, अच्छा यहाँ पे माफ करना थोड़ा इसका इंग्लिश वाला कंटेंट लिखना भूल गया हूं। ठीक है, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो रजिया के बाद क्या होता है, कह रहा है कि षड्यंत्रपूर्ण अमीरों द्वारा सुल्तान बनाया गया इसको, ये तो हमने समझ गया। नायब यहाँ पे एक पोस्ट है, देखो नायब ए यहाँ पे क्या लिखा, मुमलकत। ठीक है, मुमलकत, तो एक पोस्ट है नायक ए मुमलकत, मुमलकत या मुमलकत। ठीक है, तो चूंकि बहराम शाह गद्दी पे बैठाया गया था, यानी बहराम शाह क्या था, एक कठपुतली शासक था, और जो वास्तविक शासक था, जो वास्तविक कंट्रोल था वो किसके हाथ में था, तो नायक ए मुमलकत के हाथ में था। अब नायक ए मुमलकत बनेगा कौन, वो जो बहराम शाह को गद्दी पे बैठाया होगा, सबसे ज्यादा भूमिका रही होगी। तो कहा जाता बहराम शाह को गद्दी पे बैठाने में सबसे ज्यादा भूमिका जिसकी थी वो एतगीन की थी, इसकी एतगीन की थी। और इसी के लिए एतगीन को क्या किया इसने, नायब के पद पर, इस पोस्ट को लोग सीधा नायब भी बोलते थे, नायब के पद पे बैठा दिया। यानी अब बहराम शाह का ड्यूरेशन, ये स्टेटमेंट ध्यान देना, फैक्चुअल नहीं कॉन्सेप्चुअल है, अर्थात बहराम शाह के ड्यूरेशन में नायब वास्तविक शक्ति का केंद्र बन जाता है। नायब का पद दिल्ली सल्तनत में वास्तविक शक्ति का केंद्र बन जाता है और शासक कठपुतली बन जाएगा। आगे बात, तो तुर्क के चहलगामी में जो सबसे महत्वपूर्ण पद बन गया वो क्या हो गया, नायब का पोस्ट था। ठीक है, अब देखो जानना, हमने पढ़ा मंगोल आक्रमण, तो इल्तुतमिश ने अपनी सूझबूझ से क्या करता है, मंगोल आक्रमण को रोक देगा। लेकिन इसके ड्यूरेशन में ही क्या होता है, क्योंकि अब मंगोल को भी तो पता है, उनको भी पता हमको भारत जीतना है, और मंगोल अटैक करते हैं 1241 में। तैर, एक मंगोल आक्रमणकारी इसका नाम है तैर, तैर, तैर के नहीं आता है, चल के आता है, ये नाम था तैर। तो तैर क्या करेगा, तैर करेगा अटैक, ये क्या, ये मंगोल है, मंगोल है, ये मंगोल है। ठीक है, अटैक करता है, ठीक है, कहां पे, मुल्तान के ऊपर। और मुल्तान किसी कंट्रोल में है, तो मुल्तान दिल्ली सल्तनत के कंट्रोल में। हमने पहले बता दिया कि मुल्तान पे कंट्रोल कैसे एस्टेब्लिश हुआ, ऊपर हमने क्या किया, मुल्तान के बारे में पढ़ दिया है। तो बहराम शाह के बारे में दो इंपॉर्टेंट, जो नायब का पद पावरफुल बनता है, कंट्रोल में आता है, वास्तविक संति बनेगी वो इसी के समय, और मंगोल आक्रमण इसी के समय हो जा रहा है। फिजिकल आक्रमण पर पिछली बार मंगबरने के समय में केवल चुनौती मिली थी, ठीक है भाई कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो तुमसे बोलेगा हम छोड़ दे रहे, तुमको कहां नहीं छोड़ोगे, हम ही छोड़ दे रहे, हम कहा है दुश्मनी पालेंगे तुमसे भाई, बहादुर हो हमको पता है। ठीक है, तब चंगेज खां था, तब कौन था, तब चंगेज खां था। अब देखो 2 ही साल बाद होता क्या है, इसकी हत्या हो जाएगी। ठीक है, और गद्दी पे कौन आएगा, अलाउद्दीन मसूद शाह। देखो जब भी दरबारी षड्यंत्र होगा, कोई कठपुतली शासक आएगा, तो जब तक वो नायब के पद के अनुसार चलेगा, उसके कहने के अनुसार चलेगा, जिएगा, नहीं तो दरबारी षड्यंत्र होगा, किसी न किसी से लोग मरवा देंगे। ये हाल यही नहीं चलेगा, ये हाल अभी लेटर मुगल पीरियड में भी आप देखोगे, ये वहां भी होता है। ठीक है, अब देखना, अब अलाउद्दीन मसूद शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह पड़ेगा। ठीक है, मैंने बोला कि ऊपर ही नायब क्या है, नायब पावरफुल हो गए हैं। इसकी हत्या असल में नायब के द्वारा कहा जाता है करवा के, और मसूद शाह को लाया गया था। ठीक है, मसूद शाह को लाया गया था। कहते हैं मसूद शाह को गद्दी में लाने में बलबन की भी भूमिका थी, बलबन की भी भूमिका थी। मैंने बोला चहलगामी अब क्या होंगे, और पावरफुल बन जाएंगे। तुर्क के चहलगामी जो थे, जो 40 दल था, वो और पावरफुल बन जाएगा। इसने बलबन को क्या किया, ठीक है, एक पोस्ट दिया था, वो अमीर ए हाजिब, यहां पे पढ़ना क्योंकि बलबन आगे शासक बनता है तो ये आ सकता है। बलबन को अमीर ए हाजिब नियुक्त किया था, कौन, मसूद शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, याद रखना। तो कठपुतली शासक में कौन आ रहा है, पहले बहराम शाह आ रहा है, कौन आ रहा है, बहराम शाह आ रहा है, और बहराम शाह के बाद कौन आता है, मसूद शाह आता है। मसूद शाह क्या कहता है, बलबन को अमीर ए हाजिब की पोस्ट देगा, अमीर ए हाजिब की पोस्ट देगा, और अमीर ए हाजिब की पोस्ट पे रहते हुए मसूद साहब क्या करेगा, बलबन अपदस्थ कर देगा, इसको अपदस्थ कर दिया जाता है, अपदस्थ कर देगा। अब नासिरुद्दीन महमूद 1246 से 1266 तक गद्दी पे है। इसको अपदस्थ करके बलबन क्या करता है, नासिरुद्दीन महमूद को गद्दी पे लाएगा और अपने नायब का पोस्ट लेता है। इससे कौन सी पोस्ट लेगा, नायब का पोस्ट लेगा। और कहा जाता है कि 20 ईयर जब तक ये शासन में था इसका नासिरुद्दीन महमूद, इसका दामाद, तब तक ये नायब की पोस्ट पे बना रहता है, कौन, बलबन।
तो बलबन ऊपर किस पोस्ट पे है? तो तुर्क ए चहलगामी का हिस्सा है, और तुर्क ए चहलगामी का हिस्सा इल्तुतमिश के समय से है बलबन। लेकिन तुर्क ए चहलगामी के बड़े पोस्ट पे इसका जो पकड़ है वो मसूद शाह से बनता है। मसूद शाह के समय में क्या बनता है? अमीर ए हाजिब बनता है, और फिर मसूद शाह को ही इसके पद से हटा के एक कठपुतली शासक नासिरुद्दीन महमूद को लेके आएगा, और नासिरुद्दीन महमूद इसको क्या करेगा? नायब बना देगा। ठीक है, और नायब हमने पढ़ा दिया कि वास्तविक शासक हुआ करता था। नासिरुद्दीन महमूद के बारे में हमने ऊपर पढ़ा, ये थोड़ा सा योग्य भी था। यहां पे देखो नासिरुद्दीन महमूद के बारे में हमने पढ़ा था, यहां पढ़ा था हमने कि बंगाल पे जब नियंत्रण स्टेब्लिश किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा, तो क्या था कि नासिरुद्दीन महमूद ने ही अटैक किया था। ठीक है, लेकिन अब भाई ये कठपुतली शासक है। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखा? इल्तुतमिश का पौत्र था। ठीक है, बंगाल पे इसने नियंत्रण स्टेब्लिश किया था, ये भी दिमाग रखना। क्या लिखा मैंने? अंतिम शमसी शासक था। क्यों? क्योंकि इसके बाद से भाई इसका कोई पुत्र या भाई या बहन या बेटा भतीजा कुछ भी नहीं है बलबन, लेकिन अब गद्दी पे बलबन बन रहा है। तो यानी शमसी वंश का अंतिम शासक है कौन? नासिरुद्दीन महमूद। ठीक है, पूरी याद को जब मैंने पढ़ाया गौर वंश से, वहीं से समझा था शमसी डायनेस्टी। ठीक है, तो शमसी वंश का आपसे पूछे कि अंतिम शासक कौन था, तो नासिरुद्दीन महमूद था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का स्लेव डायनेस्टी का अंतिम शासक नहीं था, शमसी वंश का था। ये काफी फ्रेंडली स्वभाव का था, स्वंत स्वभाव का था, धार्मिक प्रवृत्ति का था, यानी दान उनमें देने में ये काफी विश्वास रखता था। 20 साल तक नायब इसके पद में इसके ससुर थे। इसने अपनी बेटी का विवाह, बलबन ने अपनी बेटी का विवाह नासिरुद्दीन महमूद से करा था। ठीक है, आप नाम सुने होंगे एक बुक का, उस बुक का नाम है, ध्यान देना। ठीक है, तबकात ए नासिरी एक बुक है। तो इसमें जो नासिरी है ना वर्ड, ये वर्ड नासिरी इस नासिरुद्दीन मोहम्मद के ऊपर ही है, ध्यान देना। तो कहा जाता है कि मिनहाज उस सिराज द्वारा जो तबकात ए नासिरी बुक लिखी गई थी, ये पेपर में क्वेश्चन आता है कि मिनहाज उस सिराज ने कौन सी बुक लिखी, ये पेपर में क्वेश्चन बन के आया हुआ है। तो मिनहाज उस सिराज ने तबकात ए नासिरी नामक बुक लिखी थी, और ये बुक किसकी थी? मिनहाज किसके ऊपर थी? तो नासिरुद्दीन के ही ऊपर थी, नासिरुद्दीन के ऊपर थी। और भाई इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसकी मृत्यु लगभग यहाँ पे 1565 लिखा है, मतलब जस्ट स्टार्ट हो जाती है, तो 66 कर लो भाई, मृत्यु 66 हो जाएगी। इसकी मृत्यु होगी भाई, अब गद्दी 66 पर है, मृत्यु 65 में, ऐसा तो हो नहीं सकता है, तो मृत्यु भी 66 में होगी। ठीक है, ये थोड़ा सा फैक्ट मिसमैच है, हो जाएगा। ठीक है, अब भाई ये गए, अब वास्तविक शक्ति किसके हाथ में थी? वास्तविक शक्ति थी बलबन के हाथ में, और बलबन नासिरुद्दीन महमूद का क्या बन चुका है? ससुर बन चुका है। ससुर आ गया कहां? गद्दी पे। तो बलबन स्टार्ट हो गया। बलबन क्या होगा? तो 1266 में बलबन कौन क्या बनेगा? 1266 में बलबन गद्दी पे आएगा, और 1286 तक गद्दी पे रहेगा, 1286 तक गद्दी पे रहेगा। तो यानी अब हमारा काम क्या है? किसको पढ़ना? तो अब हमारा काम है बलबन को पढ़ना। अब हमारा काम है बलबन पढ़ना, बलबन पढ़ना। बलबन 1266 से लेके 1286 तक गद्दी पे रहता है। यानी कह सकते हो आप कि बलबन ने 20 वर्ष तक नायब के पद पे और 20 वर्ष तक शासक के पद पे कार्य किया। तो आंसर सही होगा कि गलत? आंसर सही होगा। ध्यान देना, फैक्ट से ही कॉन्सेप्ट निकालूंगा, सब समझ में आएगा। अब देखो बलबन का परिचय पहले देखो, समझो। तो कह रहा कि इसका जो रियल नाम था वो बहाउद्दीन था। क्या नाम था मेरे भाई? इसका रियल नाम बहाउद्दीन था। यह एक इल्बरी तुर्क था। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी आपको समझा दिया। अब आगे आओ, इसका काम क्या था? इसका सबसे पहला काम था कि भाई रिस्टोर करना जो डिग्निटी थी सल्तनत की, जो खत्म हो चुकी थी। सल्तनत की डिग्निटी को किसने खत्म किया? तो तुर्क के 40 ने। तो पहली बात तो उस डिग्निटी को वापस करो। इसके लिए क्या किया? थियरी ऑफ किंगशिप दिया, यानी राजत्व का सिद्धांत दिया। राजत्व का सिद्धांत ये कहता है कि भाई राजा क्या है? राजा ईश्वर की परछाई है, और इस राजा को धोखा देना, राजा के कहने की बात ना मानना, राजा के आदेशों का पालन ना करना, मतलब ईश्वर के आदेशों का पालन ना करना। आप राजा की इज्जत उसी प्रकार से करो जिस प्रकार से आप ईश्वर की पूजा करते हो, ईश्वर की इज्जत करते हो। यानी ईश्वर के विरुद्ध हम कभी विद्रोह तो करते नहीं है, मीन्स आप अपने राजा के खिलाफ विद्रोह ना करो। अगला क्या करेगा? इसको पता है कि भाई ये जो तुर्क है चहलगामी है, कैसा काम कर रहे हैं। ये चहलगामी का भी हिस्सा रहा था। तो ये पहले आएगा, ये कहेगा हम क्या करते हैं? सप्रेस्ड करेगा, समाप्त कर देगा। किस चीज को? तो ये 40 आदल को। तो किसने निर्माण किया? तो निर्माण किया इल्तुतमिश ने।
चालीसा दल का गठन किसने किया? तो चालीसा दल का गठन इल्तुतमिश करता है, लेकिन इसको समाप्त कौन करेगा? तो इसको समाप्त बलबन करेगा। आ जाओ। इसने प्रशासनिक सुधार करते हुए एक दीवाने अर्ज नामक एक विभाग स्टेब्लिश किया। ठीक है, ध्यान रखना, प्रशासनिक बेसिकली एक सैन्य रिफॉर्म था। क्यों भाई? मंगोल आक्रमण हो रहा है, तो मंगोल आक्रमण से खुद की सुरक्षा, साम्राज्य की सुरक्षा बढ़ाने के लिए इसने दीवाने अर्ज नामक विभाग का गठन करता, जो कि एक सैन्य विभाग था। और इंटरनल कोई द्रोह ना हो, क्योंकि इसने तुर्की चहलगामी को क्या किया? समाप्त कर दिया। अब वास्तविक शक्ति किसके हाथ में आ गई? तो वास्तविक शक्ति का उपभोग करने वाली शमसी वंश की अंतिम शासक आपसे पूछे तो क्या होगा? समझो मेरी बात। शमसी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो नासिरुद्दीन महमूद था। हमने क्या पढ़ा ऊपर? अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद था। लेकिन वास्तविक शक्ति इसके पास नहीं थी। वास्तविक शक्ति तो रजिया सुल्तान के पास है, सब कठपुतली आ गए। तो मतलब अंतिम शासिका कौन रही होगी? तो रजिया ही रही होगी। ठीक है, आ जाओ। इसने क्या किया? इंटरनल कोई चैलेंज ना आ जाए, इसके लिए इसने एक गुप्तचर विभाग का न्यू रखा। इसने क्या किया? एक गुप्तचर विभाग का न्यू रखा। और इस गुप्तचर विभाग का बेसिकली काम क्या था? इस गुप्तचर विभाग का काम था बेसिकली कि जासूसी को बहुत बेहतरीन करना। और कहा था इसके जासूस से लोग इतना डरते थे कि इसका कोई हिसाब ही नहीं था। ठीक है, जासूसी सिस्टम इतनी स्टेबल थी कि आज तक कोई विरोध ही कोई नहीं हुआ। ठीक है, कानून व्यवस्था को स्टेब्लिश, इसके ड्यूरेशन में लूट मार की स्थिति बहुत ज्यादा थी। तो लूट मार को कमजोर करने के लिए क्या किया कि जंगल के रास्तों की साफ सफाई किया, रोड्स बनवाए और पुलिस चौकियां बनवाई। क्योंकि रोड रहेगा तो डाकू झाड़ मतलब जंगल में ज्यादा अटैक करेंगे, रोड पे नहीं। दूसरा, पुलिस चौकियां बनेंगी तो पुलिस चौकियां सुरक्षा प्रदान करेंगे। इसके लिए इसने क्या किया? लॉ एंड ऑर्डर को बेहतरीन किया। अब आ जाओ। ठीक है, पश्चिम भारत से चांस था मंगोलों का आक्रमण हो, और हो भी रहा था। तो मंगोलों के आक्रमण से सुरक्षा के लिए इसने दीवाने अर्ज की तो स्थापना कर दी थी। साथ ही साथ पश्चिमी बाउंड्री पर इसने कई सारे फोर्ट्स बनवाए, क्योंकि फोर्ट्स बनवा देंगे तो वो एक रक्षा प्राचीर के रूप में काम करेंगे। ठीक है, इसका एक लड़का था शहजादा महमूद, जिसको मोहम्मद जिसका नाम था। इसने मंगोलों से अटैक करते करते मर भी गया था, मतलब लड़ते हुए मरा भी था। ठीक है, अमीर खुसरो इसी के ड्यूरेशन से अपना जीवन यात्रा स्टार्ट करता है। साहित्यिक जीवन की स्टार्ट जो उसका होता है, जो उसका लिटरेरी कैरियर की स्टार्ट होती है अमीर खुसरो की और हमीर हसन की, वो लिटरेरी कैरियर की शुरुआत इसी के ड्यूरेशन से होती है। और अमीर खुसरो ने भी दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा है। ठीक है, अच्छा ये बताओ, आप बलबन की जगह होते तो आप क्या करते? आप बलबन की जगह होते तो आप सीमा विस्तार करते या फिर अपनी शासन को स्टेबल करते? समझना बात को। अपने व्यक्तिगत जीवन पे बलबन की इस स्ट्रेटजी को लगाना। जिंदगी में जब आप स्थिर ना रहो, मतलब आपके ऊपर बहुत सारी चुनौतियां हैं, तो आप जबरदस्ती का अपना लोड मत बढ़ाओ। मतलब बलबन अभी क्या कर रहा है? मंगोल आक्रमण से खुद को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। बलबन क्या कर रहा है? तुर्क चालीसा को समाप्त करके और गुप्तचर विभाग का गठन करके वो क्या कर रहा है कि इंटरनल कोई विरोध ना हो उसको रोक रहा है। वो साम्राज्य का एक्सपेंशन नहीं कर रहा है, वो नया युद्ध मोल नहीं लेना चाहता है, क्योंकि उसको पता है अभी तुमको सेना स्टेबल करनी है। आगे बात समझिए। तो जिंदगी में समझो, जब तक आप कोई नया दिक्कत मत पालो, तब तक दिमाग, जब तक आप अपनी पुरानी दिक्कतों से निपट ना लो, जबरदस्ती का लोड मत बढ़ाओ अपने ऊपर। बलबन ने यही किया, लोड नहीं बढ़ाया, पहले खुद को स्टेबल बनाया। ठीक है, तो आरओ बन के पहले स्टेबल बन जाओ, जबरदस्ती का लोड। ठीक है, अभी मत लो कि हमको सामने यूपीएससी देना है, हमको ये देना है, हमको वो देना है। समीक्षा अधिकारी बन जाओ, मस्त छुट्टी है, छुट्टी का यूज करो, टाइम का यूज करो, पैसे का यूज करो, पीसेस बन जाओ। ठीक है, मतलब हाँ, ये चीज समझना है भाई। मजेदार पोस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट है भाई, मतलब बहुत प्यारी पोस्ट मुझे लगती है। अब हम लोग आते हैं। ठीक है, देखो बंगाल में एक बार इसके ड्यूरेशन में विद्रोह भी हो गया था, विद्रोह को कुचल देगा। ठीक है, बलबन की मृत्यु 86 में हो जाती है, तो कोई दिक्कत बात नहीं है। अब देखो, जब 86 में इसकी मृत्यु होती है, तो बलबन की इच्छा क्या थी कि इसका पुत्र था कै खुसरो। कई खुसरो, कई खुसरो नहीं, एक ही खुसरो, उसका नाम था कई खुसरो। तो इसने डिसाइड किया कि मैं कै खुसरो को क्या करूंगा? राजा बना दूंगा। लेकिन कै खुसरो क्या होता है? राजा नहीं बन पाता है। ठीक है, दरबारी षड्यंत्र का परिणाम यह रहा कि कैकोबाद राजा बन जाएगा। ठीक है, और ये क्या करेगा? कै खुसरो भविष्य में क्लेम ना कर पा रजिया की तरह इसकी हत्या करा देगा, इसको मरवा देगा। कैकोबाद क्या होगा? अब भाई जिसको गद्दी पाने के लिए दरबारी षड्यंत्र का सहारा लेना पड़े, मीन्स आप उसको योग्य मानोगे या अयोग्य? वो इनकेपेबल था, वो एक विलासी भी था। ठीक है ना, वो विलासी भी था। अब ध्यान देना, तो कैकोबाद के ड्यूरेशन में क्या होगा?
तो कैकोबाद के ड्यूरेशन में सिंपल सी बात है ये विलासी प्रजाति का होगा, और कभी भी राजा अगर विलासी हो जाएगा तो परिणाम क्या होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम डिक्लाइन कर जाएगी, अराजकता की स्थिति आ जाएगी, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसऑर्डर्स की स्थिति आ जाएगी, अराजकता आ जाएगी। तो जिस अराजकता की स्थिति को बलबन ने समाप्त किया, बलबन की मृत्यु के बाद वही अराजकता वापस आ गई। ठीक है, देखना अब क्या यहां पे देखो क्या रहा है कि भाई अब बलबन के बाद से चीजें सब चीज खत्म हो जाती है। ठीक है, अब आ जाओ, ठीक है अब आ जाओ, यहां पे हमने क्या देखा, कैखुसरो की हत्या होगी, कैकोबाद आएगा, और कैकोबाद की हत्या होगी तो कौन आएगा, जलालुद्दीन खिलजी आएगा, यहां से खिलजी डायनेस्टी आ रही है। ठीक है, कैकोबाद के हत्या के बाद उसका 3 माह के पुत्र कैमर्स को सुल्तान घोषित किया गया। हालांकि बाद में कैमर्स की भी हत्या हो जाती है, तो समझना बात को, पहले किसकी हत्या, कैकोबाद की, पहले किसकी हत्या, तो कैखुसरो, कई खुसरो नहीं, एक ही खुसरो, नाम कई, कैखुसरो की हत्या होगी। कैखुसरो की हत्या होगी, कौन आएगा, कैकोबाद आएगा। कैकोबाद की हत्या आएगी तो उसकी 3 महीने का पुत्र आएगा कैमर्स, उसको गद्दी बैठा जाएगा। और कैमर्स को 3 महीने के लड़के को मारना कितनी, मतलब समझ जाओ इनकी गद्दी पाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो 3 माह के पुत्र को क्या किया, इन्होंने मार दिया, और खिलजी डायनेस्टी इस तरीके से इसकी न्यू होती, क्यों, क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा बेसिकली हत्या की जाती है कैमर्स की, और खिलजी वंश की न्यू रखी जाती है। ठीक है, और इस तरीके से गुलाम डायनेस्टी का अंत हो जाता है। तो हमने पूरी क्या की, गुलाम डायनेस्टी को खत्म कर लिया। अब हम लोग समझेंगे अपना जलालुद्दीन खिलजी, जितना है अभी थोड़ा सा एटलीस्ट बस इंट्रो देख लेते हैं। देखो जलालुद्दीन, जब जलालुद्दीन खिलजी के बारे में देखेंगे तो मैंने आपको जलालुद्दीन खिलजी का जब इंट्रो दिया था तो इंट्रो में क्या बताया कि भाई ये उच्च मुस्लिम जाति से संबंधित नहीं था, ये संकर था बेसिकली, जो अफगानिस्तान में लंबे समय तक था। तो तुर्क अफगान जो हाइब्रिड कल्चर है उसका यह मतलब पोषक था, या उससे उत्पन्न था, कह सकते हो। तो इसको नॉर्मली मुस्लिमों में निम्न जाति को कहा, यानी लोअर मुस्लिम इसको समझा जाता था। ठीक है, इसने क्या था कि शासन चलाने में ना ही इसने मतलब परंपरा को देखा, मतलब जो चलते आ रहा था कि फला ही लोग अधिकारी बनेंगे, फला ही लोग अधिकारी बनेंगे। दूसरा, ना ही इसने धर्म को राजनीति में एंट्री किया, धर्म को राजनीति से पूरा अलग कर दिया, धर्म को राजनीति से पूरा मुक्त कर दिया। ठीक है, तो धर्म को राजनीति से अलग करने वाला पहला शासक कौन था, तो जलालुद्दीन जो जला दे लोगों को। ठीक है, तो धर्म से राजनीति को अलग कर दिया क्या इसने, मुस्लिम लोगों को, मुस्लिम जो उलेमा रहे होंगे, जो मौलवी रहे होंगे, उनको जला दिया होगा। सिंपल सी बात, ऐसे याद करो जलालुद्दीन। तो जलालुद्दीन खिलजी क्या हुआ, इसने जो धार्मिक कट्टरपंथी लोग रहे होंगे उनको जला दिया होगा, ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो हो गया जलालुद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी की इस तरीके से क्या होता है कि बेसिकली प्रवेश होता है, और एक ऐसा शासक जिसने राजनीति को धर्म से अलग किया, अब वो आ गया है गद्दी पे, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कल। और इंट्रो तो हमने देख लिया है। मैं आपको 5 मिनट पूरी सिलेबस का फिर से रिवीजन करा देता हूं। हमने पहले क्या देखा, तो भाई हमने सबसे पहले क्या स्टार्ट किया, तो हमने सबसे पहले तुर्क आक्रमण पढ़ा, महमूद गजनवी को समझा इन डिटेल, इसके सारे आक्रमण के क्रम से समझा। फिर हमने मोहम्मद गोरी को समझा, इन लोगों की पूरी की पूरी लड़ाइयों को मतलब वो समझा। ठीक है, फिर गोरी के अटैक्स को समझा। ठीक है, फिर वो तराइन का वार पूरा बढ़िया से समझा, तराइन का पहला वार, तराइन का दूसरा वार, और चंदावर का युद्ध, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझा। इसके बाद हमने दिल्ली सल्तनत के क्रम को समझा। दिल्ली सल्तनत में समझा कि 5 डायनेस्टी आई थी, जिसका नाम था गुलाम, दूसरे का नाम था खिलजी, तीसरे का नाम था तुगलक, चौथे का नाम था सैयद, पांचवे का नाम था लोधी। फिर हमने देखा क्या, गुलाम डायनेस्टी में जो शासक आए थे उनमें ऐबक था, ऐबक का लड़का ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था, उसकी बेटिया सुल्तान थी, उसका भाई मतलब रजिया सुल्तान का भाई बहराम शाह था। फिर उसके बाद से कठपुतली शासक आना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अलाउद्दीन मसूद शाह आता है, फिर नासिरुद्दीन महमूद आता है। नासिरुद्दीन महमूद दामाद बनता है किसका, बलबन का। ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद क्या करेगा, नायब के पद पे स्टेबल करेगा बलबन को 20 सालों तक। फिर गयासुद्दीन बलबन शासन को स्टेबल करेगा। ठीक है, आर्मी को स्टेबल करेगा। ठीक है, और जो गुप्तचर सिस्टम था उसको स्टेबल करेगा, 20 साल तक शासन करेगा। लेकिन बलबन के मरने के 3 साल में ही सब कुछ खत्म हो जाता है। बलबन कहता है क्या, बलबन कहता है ठीक है कि क्या खिलजियों को क्या करना, हमको शासक बनाना है, लेकिन वो नहीं बनेगा, कैकोबाद बनेगा। कैकोबाद के पास क्या हो जाएगा, कैमर्स आता है। कैमर्स चूंकि 3 साल का बच्चा था तो उसको मार के क्या हो जाएगा, खिलजी डायनेस्टी की नींव रखता है, जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा रख दी जाती है। ये सारी चीजें हमने इन डिटेल समझा। किसी को, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आई होगी क्लास में, आई हो तो प्लीज कमेंट करके बताना। और हाँ भाई, मैं विश्वास के साथ बताऊं, वन ऑफ द बेस्ट क्लास है ये आरओ के लिए, जरूर जुड़ो। सारे सब्जेक्ट देखो, यहाँ पे हमने आपको बताया हुआ भी है कि इसमें क्या क्या चीजें हम लोग कंप्लीट कराएंगे। यहाँ पे आओगे इन डिटेल जो क्लासेस की डिटेल है यहाँ पे है। क्लास
इससे ज्यादा ही हो पाएगी, कम नहीं होगी। हिस्ट्री में 10 क्लास थी, मैंने इंट्रो लिया 12 क्लास का, क्योंकि भाई इससे पहले नहीं खत्म हो पाएगी हिस्ट्री, ठीक है। तो रमन सर को मैंने सॉरी बोल दिया भाई कि 10 से 13 तो मुझे बढ़ाना पड़ेगा, तो मैं खत्म करवाऊंगा। एक एक चीज इतनी डिटेल खत्म करवाएंगे ना, आपको विश्वास नहीं होगा कि ऐसी भी खत्म हो सकती है और इतनी जल्दी। हाँ, रिवीजन करते रहो, पढ़ते रहो, क्योंकि खुद के रिवीजन का कोई दौड़ नहीं होता है, प्रैक्टिस करते रहो। जय हिंद।